देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या है, स्क्रीन शेयर है। हाँ मैम, रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग फॉर बोनस। अकाउंटिंग फॉर बोनस। बोनस का मतलब क्या होता है? बोनस का मतलब कोई भी चीज का बोनस तो सुने होगे, लैंग्वेज। बोनस का मतलब क्या होता है कि ये मुझे बोनस मिला, मतलब एक्स्ट्रा कुछ मिलना, है ना। एक्स्ट्रा कुछ मिलने को ही तो हम लोग बोलते हैं ना, बोनस मिल गया इसके साथ, ये तो सोचा नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर कैसा बोनस का बात हो रहा है? बोनस शेयर का बात हो रहा है, ठीक है। बोनस इशू का मतलब कौन से शेयर का बात हो रहा है? बोनस शेयर का बात हो रहा है। बोनस शेयर का मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट और नो कॉस्ट शेयर, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट और नो कॉस्ट शेयर। जैसे अगर मार्केट में शेयर परचेस करने जाओगे तो पैसा देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पैसा तो देना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी को फ्री में शेयर मिल रहा है, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बोनस शेयर। तो क्या फ्री में ऐसे ही कुछ मिलता है? सोच के देखो, क्या लाइफ में कुछ भी फ्री में मिलता है? अगर हम लोग फ्री का सोचते हैं तो बर्बादी होता है। जैसे हम लोग सोच रहे हैं हमें ये जो मतलब ऑक्सीजन वगैरह मिला है, फ्री में मिला है, इसका हम लोग कदर नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या हो रहा है? हम लोग पेड़ का कदर नहीं कर रहे, सोच रहे भगवान ने फ्री में दे दिया। कदर कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे। तो इसकी वजह से हमारा क्या हार्म नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। तो फ्री में कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। हमें हर एक चीज का कदर करना चाहिए, तो जो भी हो। तो ये भी हमारा ना एक्चुअली फ्री में नहीं मिल रहा है। ये बोनस शेयर उसी को मिलेगा जो कंपनी का पहले से शेयर होल्डर है, मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। अगर कोई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है किसी कंपनी का, तो क्या उसने उस कंपनी का शेयर परचेस किया था कि नहीं किया था? पहले उस कंपनी में पैसा लगाया था, ठीक है। अगर किसी ने पहले उस कंपनी में पैसा लगाया है, तो वो कंपनी जब बोनस डिक्लेयर करेगी, अब क्यों करेगी हम बताते हैं, बोनस क्यों देती है कंपनी। अगर वो कंपनी बोनस डिक्लेयर करती है तो उसे बोनस मिलेगा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। जैसे कि मान लो कोई भी एक कंपनी है, ये एक कंपनी है, ठीक है। इसके एक शेयर होल्डर है मिस्टर ए, ठीक है। इनके पास मान लो इस कंपनी का पहले से एक शेयर है, ठीक है। अब कंपनी अगर बोनस डिक्लेयर करेगी तो इनको भी बोनस मिलेगा, ठीक है। न्यू शेयर होल्डर को बोनस नहीं मिलता है, ठीक है। उसमें भी मिलता है, अलग कंसेप्ट है, बताएंगे। लेकिन अभी इतना समझो कि पहले से अगर कोई किसी कंपनी का शेयर होल्डर है और वो कंपनी अगर बोनस डिक्लेयर करे, बोनस डिक्लेयर का मतलब क्या होता है? फ्री ऑफ कॉस्ट में शेयर देना, ठीक है। तो अगर फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब नो कॉस्ट में अगर शेयर दे रही है तो उसको बोनस मिल सकता है। अच्छा, अब कंपनी बोनस कैसे डिक्लेयर करती है? डिक्लेयर का जो प्रोसेस है, ठीक है, वो है रेशियो, ठीक है। डिक्लेयर का जो सिस्टम है वो रेशियो में। रेशियो का मतलब है कंपनी ऐसे बोल सकती है, कंपनी बोलती है हम बोनस कैसे देंगे? बोनस रेशियो में देंगे, ठीक है। बोनस रेशियो में देंगे। रेशियो कैसे होगा? लाइक जैसे 1:4 ऐसे बोल दिया, तुम लोग को क्वेश्चन में ऐसे देगा, जिसमें 4 का मतलब होता है एग्जिस्टिंग शेयर, ठीक है। 4 का मतलब होता है एग्जिस्टिंग शेयर और 1 का मतलब होता है ओल्ड शेयर। मतलब अगर किसी के पास इस कंपनी का, जैसे कि मैंने ये कंपनी का एग्जांपल लिया है, अगर मिस्टर ए के पास अगर पहले से 4 शेयर्स है इस कंपनी का, तब उन्हें एक्स्ट्रा फ्री का कितना शेयर मिलेगा? एक शेयर मिलेगा, ठीक है। तो इनके पास अभी एक शेयर है, तो क्या इनको बोनस मिल सकता है? तुम लोग ही बताओ, क्या ये बोनस के लिए कैपेबल है कि नहीं है? इस रेशियो के अकॉर्डिंग क्या ये बोनस के लिए कैपेबल है? सोच के बोलो थोड़ा सा। मैंने अभी क्या बोला? अगर पुराना 4 शेयर है तो नया एक शेयर मिल सकता है। सोच के बोलो ना, तुम लोग ऐसे ही हाँ क्यों बोल रहे हो? सोचो पहले, हम क्या पूछ रहे हैं कि अगर मिस्टर ए के पास पहले से ही एक शेयर है, कंपनी का बोनस क्या था, सॉरी रेशियो क्या था, 1:4, तो क्या इन्हें मिल सकता है? कैसे मिलेगा? 4 के बदले एक मिलेगा, इनके पास 4 है ही नहीं, तो क्या ये एलिजिबल होंगे? अरे एलिजिबिलिटी भी तो कुछ होता है। जैसे अगर तुम लोग बोलोगे कि हम लोग 5 में पढ़ रहे हैं और हम लोग फाउंडेशन देंगे, तो एलिजिबिलिटी मैच होता है। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है? 12 पास करना पड़ेगा ना। तो फिर एलिजिबिलिटी भी तो कुछ होता है, तो कैसे मिल जाएगा? कंपनी तो बोल रही है अगर पुराना 4 शेयर है तो ही नया एक शेयर मिलेगा, तो तुम लोग हाँ हाँ क्यों बोल रहे हो? अच्छा,
तो देखो ध्यान से सुनो, क्योंकि यहाँ पर अभी हम अकाउंट्स नहीं करवाएंगे, हम पहले बोनस का ही कंसेप्ट बोलते हुए जाएंगे। अगर बोनस का कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा तो फिर क्या होगा, अकाउंट्स जब करोगे तो वो भी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, वैसे तो एंट्री कर ही लोगे, वो तो डेबिट क्रेडिट आता है, लेकिन बिना समझ के करके कोई फायदा नहीं होगा, तो पूरा कंसेप्ट समझना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर डिक्लेयर जब भी करेगी रेशियो, तो रेशियो में करेगी ये, लेकिन एग्जाम्पल है, ये कोई फिक्स रेशियो नहीं है, ये जस्ट एग्जाम्पल है। तो ऐसे, लेकिन मान लो इनके पास है, सपोज इनके पास है 8 शेयर। ठीक है, इनके पास अगर 8 शेयर है, क्या इनको बोनस मिलेगा? कितना सारा? 2। ठीक है, कितना बोनस शेयर मिलेगा? इस कंडीशन में नो बोनस शेयर, क्योंकि क्राइटेरिया ही फुलफिल नहीं हो रहा है। ठीक है, नो बोनस शेयर। ठीक है, और यहां पर कितना सारा मिलेगा? 2। एक नहीं बोलना, बोले सी की बोललाम एक्षुनी की डिक्लेयर করলাম, আমি বললাম না ফর এক্সাম্পল, বললাম না কনসেন্ট্রেশন হটাবে না, তাহলে কিন্তু মুশকিল। গুড মর্নিং রূপঙ্কর, গুড মর্নিং রূপঙ্কর, আওয়াজ আসছে না? গুড মর্নিং সুমি। গুড মর্নিং ম্যাম। রূপঙ্কর কি আওয়াজ পাচ্ছি না নাকি বুঝতে পারলাম না। कंसंट्रेशन मत हटाओ, ठीक है, मेरा हर एक बात ध्यान से रखो और मेरे साथ साथ लिखते जाओ। ठीक है, स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, ऐसा मत सोचो कि मैम स्पीड में लिख रही है, तुम लोग का स्पीड नहीं बढ़ेगा तो क्वेश्चन पूरा करके नहीं आ सकते हो। कंफर्म है, होता है क्वेश्चन पूरा, सोच के देखो स्पीड कितना जरूरत है, तो कंसंट्रेशन मत हटाओ। ठीक है प्लीज। अच्छा, अब देखो यहाँ पर बोनस रेशियो हम लोग का ये फॉर एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट देखो हम लोग यहाँ पर और क्या पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पर कंपनी क्या दे रही है, फ्री में शेयर दे रही है। अच्छा, अब कंपनी ये फ्री में शेयर देने का क्यों सोच रही है? कंपनी नॉर्मली शेयर होल्डर को क्या देती है, बोल सकते हो तुम? शेयर होल्डर डिविडेंड। ठीक है, क्या देती है? डिविडेंड देती है। ठीक है, अच्छा डिविडेंड देने के लिए क्या चाहिए होगा? प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट को बांट, अगर हम लोग प्रॉफिट को एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो मेरे पास क्या रहना चाहिए, बोल सकते हो? थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, लेकिन कोशिश कर सकते हो। अगर मुझे किसी को प्रॉफिट देना है, उसका फॉर्म क्या होगा? मतलब कैश होगा, काइंड होगा, क्या होगा? कैश होगा। ठीक है, तो अगर मुझे किसी को डिविडेंड के हिसाब से प्रॉफिट देना है तो क्या हम बोलेंगे कि ये चेयर टेबल लेके चले जाओ, उसको बेच के प्रॉफिट कमा लो? ऐसा हो सकता है? नहीं, मुझे कैसे देना पड़ेगा? कैश में देना पड़ेगा। ठीक है, गुड आफ्टरनून सलीना। Good morning, ma'am. तो देखो हम लोगों को कैश में देना पड़ेगा, लेकिन हो सकता है कि कंपनी के पास রূপঙ্কর আমার আওয়াজ পাচ্ছ? তোমার আওয়াজ পাচ্ছিলাম না তখন। তখন সাউন্ড আসছিল না, এবার রিজয়েন করলাম, আসছে। ठीक है, अच्छा देखो, तो कैश हमें चाहिए। हम जो बोल रहे थे कि शेयर होल्डर को अगर डिविडेंड के हिसाब से प्रॉफिट देना है तो मुझे कैश चाहिए, लेकिन क्या जरूरी है कंपनी के पास कैश होगा ही होगा? अच्छा, कैश कब नहीं हो सकता है, क्या लगता है तुम लोग? না ইন্টারেস্ট নয়, ধরো তোমার মানে আমি এরকম एग्जांपल দিচ্ছি, मतलब कोई कोई होता है ना, किसी के पास देखो कि कैश नहीं है लेकिन उसके पास बहुत एसेट है। ठीक है, मतलब एक होता है कैश रिच कंपनी, एक होता है एसेट रिच कंपनी, या फिर घर घर में भी ऐसा हो सकता है। किसी को देखोगे कुछ भी पैसा ज्यादा अर्न कर लिया, कुछ एक खरीद लिया, अब बोलेगा मेरे पास पैसा, अगर जरूरत है तो बोलेगा मेरे पास पैसा नहीं है। इधर इतना एसेट है, पैसे का जरूरत होगा दूसरे से मांगेगा या बैंक से लोन ले लेगा। ठीक है, उसके पास पैसा नहीं है, मतलब वो पैसे को क्या करता है, एसेट कर देता है, इन्वेस्टमेंट कर देता है, कुछ भी कर देता है। पैसा आया बैंक में फिक्स कर दिया, एफडी कर दिया। अब एफडी तोड़ सकते हो, लेकिन मान लो एक बिल्डिंग खरीद लिया, अब उसको तोड़ोगे? ये तो पॉसिबल नहीं है ना, तो लॉस है। ठीक है, तो ये जो कैश है, तो कैश हो सकता है कि कंपनी के पास ना कैश नहीं है। कैश नहीं है इसका मतलब कंपनी ने उस कैश को क्या कर दिया है, कहीं पर इन्वेस्ट कर दिया है। अब इन्वेस्ट का टाइप कुछ भी हो सकता है, वो तो कंपनी टू कंपनी वेरी करेगा। ठीक है, उसमें हम लोग नहीं बोल सकते। तो इसके बाद भी कंपनी को अगर अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देना है, ठीक है,
या फिर देखो हम लोग यहाँ पर मेनली किस शेयर का बात करें पता है, यहाँ पर जो भी शेयर का बात करें हम लोग कौन से शेयर का बात करें, इक्विटी, ठीक है। क्योंकि शेयर दो तरीके का होता है, इक्विटी और प्रेफरेंस। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट में शेयर नहीं दिया जाता है, ठीक है। क्यों नहीं दिया जाता है? क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर का सिस्टम अलग होता है। उनको जब भी शेयर इशू किया जाता है उनको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड जो है दिया जाता है, ठीक है। फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, जैसे मान लो बोला हुआ है क्वेश्चन में लाइक ऐसे 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये 12 कोई फिक्स नहीं है। फॉर एग्जांपल कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई 100 रुपए का शेयर परचेस कर रहा है तो उसे डिविडेंड कितना दिया जाएगा? बोलो। 12 रुपए, ठीक है। 12 रुपीज। अगर कोई 100 रुपीज इन्वेस्ट करेगा तो डिविडेंड कितना दिया जाएगा? 12। ये फिक्स्ड है। अब फिक्स्ड का मतलब क्या हो गया? कंपनी प्रॉफिट करे या लॉस करे, इनको ये देना ही पड़ेगा। अगर नहीं दे पा रही है तो वो जमा होते जाएगा, 2 साल का, 3 साल का, उसके बाद देना पड़ेगा। लेकिन इक्विटी वाले घर वाले जैसे है, इक्विटी वाले कैसे है कि अगर डिविडेंड दोगे, दे पाते हो, प्रॉफिट है तो भी ठीक है, नहीं दे पाते हो तो भी ठीक है। इसीलिए तो इक्विटी शेयर होल्डर को क्या बोला जाता है? ट्रू ओनर ऑफ कंपनी, ठीक है। मतलब ओनर, जैसे हम मेरे बिजनेस के ओनर है तो मुझे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, दोनों ही तो मुझे डाइजेस्ट करना पड़ेगा। हम बोलेंगे लॉस मेरा नहीं है, ऐसे कैसे चलेगा? मेरा ही तो काम है। तो हम दूसरे के यहाँ थोड़ी ना काम करने जाते हैं कि हम बोलेंगे मुझे नहीं पता आपका प्रॉफिट लॉस हुआ, मुझे मेरा सैलरी दे दीजिए। नॉर्मली सैलरीड एम्प्लॉय का तो यही एटीट्यूड रहेगा, लेकिन ओनर थोड़ी बोल सकेगा, बिजनेस का ओनर। तो इक्विटी शेयर होल्डर क्या होते हैं? ओनर होते हैं। तो उनको क्या दिया जाता है? बोनस। यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर का बोनस का बात नहीं होता है। कभी कभी प्रेफरेंस शेयर को बोनस दिया जाता है, उसका अलग प्रोविजन होता है, छोड़ो वो सब टैक्स का बात है। उसको डीम्ड डिविडेंड बोलते हैं। अभी शायद तुम लोग को ना समझ में आए, जिनका टैक्स है उनको समझ में आएगा। डीम्ड डिविडेंड बोला जाता है उनको, ठीक है। अगर हम लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कभी भी बोनस देते हैं तो उसे डीम्ड डिविडेंड के कैटेगरी में लाया जाता है। तुम लोग का उससे अभी रेलिवेंसी नहीं है, छोड़ो, वो नहीं समझ में आता है, कोई बात नहीं। लेकिन इतना समझो कि बोनस कौन से शेयर होल्डर को दिया जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर को, ठीक है। और यहाँ पर कंपनी क्या कर रही है? कंपनी के पास देखो, कंपनी के पास जो प्रॉफिट है वो अगर कैश में नहीं है, कंपनी ने इधर उधर पैसा लगा दिया है, तो कंपनी क्या कर सकती है? इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड को कैसे दे सकती है? इन द फॉर्म ऑफ शेयर, हाँ, इन द फॉर्म ऑफ शेयर एट फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। एट फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट में देगी। अच्छा मुझे एक चीज बोलो, शेयर इशू करने का एंट्री क्या होता है? बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्योंकि देखो शेयर इशू क्यों करती है कंपनी? कैपिटल का जरूरत है। कंपनी के पास एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है। अब उसको पैसे का जरूरत है। अगर वो स्टार्टिंग में ही बैंक से लोन लेने जाएगी तो उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अभी तो बिजनेस ही स्टार्ट नहीं हुआ है, इंटरेस्ट कहाँ से भरेगा? तो कंपनी क्या करती है? लोगों को अपना एडवर्टाइजमेंट करके बोलती है देखो मेरे पास ना ऐसा एक बिजनेस है, आप मेरे बिजनेस में पैसा लगाओगे, देखो रिस्क ये है कि प्रॉफिट होगा तो आपको भी देंगे, लेकिन लॉस होगा तो फिर गया, ठीक है। तो इसीलिए तो शेयर मार्केट में पैसा लगाना रिस्की है कि नहीं है? आपको समझ के लगाना है कि कौन सा कंपनी कैसा है। तो इसीलिए रिस्क है, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर वही तो ओनर हुआ ना। मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। अब मेरा प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, कुछ भी हो सकता है, वो तो मुझे ही डाइजेस्ट करना पड़ेगा। वैसे ही अगर हम लोग किसी कंपनी के शेयर में पैसा लगा रहे हैं, ठीक है। शेयर का मतलब क्या है? शेयर होल्डर का मतलब क्या? हिस्सेदार। उनके बिजनेस के हम लोग भी क्या हो गए? हिस्सेदार हो गए, ठीक है। तो अगर आप कंपनी देखो, कंपनी देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर हम लोग कैपिटल जो है रेज करते हैं बिजनेस में, कोई अगर इंडिविजुअल बिजनेस करता है तो वो क्या लिखता है? कैश टू कैपिटल लिखता है। अगर कोई पार्टनरशिप बिजनेस करता है तो कैश टू पार्टनर्स कैपिटल लिखता है, ठीक है। अच्छा अगर कोई शेयर इशू करेगा यानी कंपनी, तब वो क्या लिखेगा? कैश की जगह कंपनी के केस में हम लोग बैंक प्रेफर करते हैं, बैंक टू क्या लिखेगा? कैपिटल। तो वो भी जो है रेज कर रहा है बट थ्रू इक्विटी शेयर, ठीक है। अगर प्रेफरेंस होता है तो प्रेफरेंस, लेकिन हम यहाँ पर इक्विटी का ही बात करेंगे। तो एंट्री क्या होता है? बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जब हम लोग शेयर इशू करते हैं। यहाँ भी हम लोग शेयर इशू कर रहे हैं तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल तो होगा ही होगा, लेकिन क्या बैंक डेबिट होगा? फ्री में दे रहे हैं, बैंक डेबिट होगा कि नहीं? हाँ या ना सोचो, क्या होगा वो हम बताएंगे। तुम लोग बोलो बैंक डेबिट होगा कि नहीं होगा? फ्री में शेयर इशू कर रहे तो बैंक डेबिट कैसे होगा? अगर हम तुम लोग को कुछ फ्री में देंगे तो तुम लोगों से पैसा मांगे, तुम लोग नहीं बोलोगे तो फ्री बोले फिर पैसा क्यों मांग रहे हो, नहीं बोलोगे। तो फ्री में अगर हम लोग शेयर इशू करेंगे तो हमें पैसा थोड़ी ना मिलेगा। मतलब हम कंपनी का बात कर रहे हैं, तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी अपने रिजर्व को, रिजर्व सरप्लस जो होता है, रिजर्व एंड सरप्लस से जो है कैपिटल को, मतलब रिजर्व सरप्लस
को डेबिट करेगी। मतलब बेसिकली क्या होगा, कंपनी अपना शेयर कैपिटल बढ़ा रही है लेकिन उससे कंपनी को कोई फंड नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर पैसा आता तो फंड आता, पैसा आने से फंड आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन कंपनी बोल रही है हम अपने शेयर होल्डर को फ्री में शेयर देंगे ताकि वो खुश रहे, ठीक है। लेकिन हम लोग उनसे फ्री में देंगे तभी तो तुम लोग खुशी होगे ना, फ्री का बात होने से तुम लोग क्यों, सभी को खुशी होता है कि हाँ मुझे ये फ्री में मिल रहा है। ऐसे कुछ भी हो, एक के बदले एक मिल रहा है, तुम लोग बोलते हैं ना देखो ये फ्री चल रहा है, ठीक है। तो फ्री में मिल रहा है, जैसे इसको देखो ना 4 शेयर के बदले 1 मिलेगा, इसको भी अच्छा लग रहा है कि मेरा 8 शेयर था तो मुझे 2 बोनस शेयर मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ওটাই বল, ফ্রিতে যদি দেয় ওদের বেনিফিটটা কি আছে। तो यहाँ पर देखो हम लोग क्या करेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस को डेबिट करेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे पास तो कैश, मुझे कैश तो लेना है नहीं, ठीक है। मुझे अगर उनसे कुछ लेना नहीं है फिर भी मुझे शेयर इशू करना है, तो हम क्या करेंगे, मेरे प्रॉफिट को, क्योंकि मुझे बांटना क्या है, डिस्ट्रीब्यूट क्या करना है, डिविडेंड को ही, लेकिन कौन से फॉर्म में करना है, इन द फॉर्म ऑफ शेयर, जो कि मेरा फ्री का है। तो एक्चुअली हम डिस्ट्रीब्यूट करना क्या चाह रहे हैं, प्रॉफिट। तो मेरा प्रॉफिट कहाँ दिखता होगा, रिजर्व एंड सरप्लस में। मैंने रिजर्व सरप्लस को ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लेकिन उसके बदले क्या इशू कर दिया, उनको फ्री में शेयर, ठीक है। समझ में आया कंसेप्ट? कंसेप्ट यही हुआ कि हम लोगों ने अपने प्रॉफिट लॉस को ही डिस्ट्रीब्यूट करने का सोचा था, शेयर होल्डर को देंगे, लेकिन मेरे पास क्या नहीं था, कैश नहीं था। तो मैंने सोचा क्यों ना उनको खुश करने के लिए क्या करें, मैंने यानी कंपनी ने सोचा कि क्यों ना हमारे शेयर होल्डर को, जो ट्रस्ट करके हमारे ऊपर पैसा हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखे हैं, बेसिकली वो ओनर ही है, लेकिन उन्होंने अपना रिस्क तो बेयर किया है ना पैसा लगा के, तो क्यों ना उनको हम लोग क्या दे, बोनस दे दे, ठीक है। तो बोनस शेयर दे देंगे डिविडेंड के बदले। गुड आफ्टरनून आरजू। गुड आफ्टरनून आरजू। हाँ बोलो। ডেবিট হচ্ছে না, তো আমি তো ফ্রিতে শেয়ার ইস্যু করলে আমি টাকা নেব কি কারোর থেকে, সেটাই তো বলছি। देखो तो रिजर्व एंड सरप्लस जो है, रिजर्व एंड सरप्लस को हम लोग क्यों डेबिट करें, क्योंकि मुझे डिस्ट्रीब्यूट क्या करना था, प्रॉफिट ही। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी डिविडेंड देती ही नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। कंपनी अपना डिविडेंड भी देती है, साथ साथ बोनस भी देती है, अगर उनके पास एक्स्ट्रा है। बोलो कौन सा कंपनी के पास, एक सेकंड। 30 सेकंड होएंगे, 30 सेकंड हो गए, एक नोट एक सेकंड बंद ना हो जाए मुझे लगता है। देखो बोर्ड में ना अपडेट चल रहा है इसलिए लेट हो गई। ठीक है, अच्छा देखो, तो हाँ हम जो बोल रहे थे, बार बार मेरा फ्लो टूट जाता है तो हम बोल नहीं पाते हैं, ठीक है, ये मुझे बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि एक चीज समझाएंगे उसमें अगर फ्लो टूट जाए तो बहुत मुश्किल है। ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो देखो यहाँ पर बोल रहा है कि देखो 2-3 पॉइंट हमेशा ध्यान में रखो, बार बार लेकिन वो सारे पॉइंट पे फोकस कर रहे हैं जिसपे तुम लोग का फोकस हिलना नहीं चाहिए। अगर फ्री ऑफ कॉस्ट है तो पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वही बोल रहा है, देखो हम लोग को क्या करना है, प्रॉफिट देना चाहते हैं। अच्छा अब कंपनी एक्चुअली बोनस शेयर तब डिक्लेयर करती है कंपनी के पास जब सरप्लस प्रॉफिट होता है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि रेगुलर डिविडेंड नहीं देके वो दे रही है, रेगुलर डिविडेंड वो दे रही है, लेकिन शेयर होल्डर को और भी ज्यादा देना चाहती है खुश करने के लिए, लेकिन उनके पास उतना कैश अवेलेबल नहीं है। तो पैसा तो जो दे रही है प्रॉफिट का, रेगुलर डिविडेंड के अकॉर्डिंग, लेकिन उसके साथ साथ वो क्या करेगी, बोनस शेयर भी दे रही है। तो बोनस देने का मतलब क्या है, मैंने क्या बोला, कंपनी के पास कैश नहीं है, तो कंपनी क्या डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रही थी, प्रॉफिट, लेकिन उसके पास कैश नहीं है, तो वो बोल रही क्यों ना हम प्रॉफिट को ये शेयर के फॉर्म में दे दे। इसलिए एंट्री में क्या होगा, एंट्री 2 ही होगा पूरे चैप्टर में, एक हो जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस डेबिट टू इक्विटी शेयर,
होल्डर, फिर होगा इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 2 एंट्री में चैप्टर खत्म। हम चाहे तो 2 एंट्री बोल देंगे, ज्यादा दिमाग मुझे भी नहीं लगाना पड़ेगा, डेबिट करो क्रेडिट करो काम खत्म, ठीक है। लेकिन वैसे नहीं होता है। तो यहाँ पर देखो रिजर्व एंड सरप्लस क्यों डेबिट हुआ समझ में आया, क्योंकि हम लोग को क्या करना है, प्रॉफिट को ही जो है डिस्ट्रीब्यूट करना है, कुछ और तो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं है। लेकिन मेरे पास वो इन द फॉर्म ऑफ कैश नहीं है, तो हम डिविडेंड ही दे देते। तो प्रॉफिट को हम कैसे देंगे, शेयर के अकॉर्डिंग देंगे। कौन सा शेयर, तो एक्चुअली एंट्री ऐसे होता है, रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर। जैसे तुम लोग क्रेडिटर को पैसा देते हो तो क्रेडिटर को क्रेडिट करते हो, ये लोग क्या होगा, जो भी बोनस पाने के लिए एलिजिबल है उनका बोनस क्या हो जाएगा, उनके लिए बोनस ड्यू एंट्री कर दिया मैंने, रिजर्व एंड सरप्लस डेबिट टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर। अब जब इनको दे देंगे, अलॉट करेंगे बोनस शेयर, तो बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल। तो नेट एंट्री मेरा क्या हो गया, रिजर्व सरप्लस टू इक्विटी शेयर कैपिटल। नॉर्मली होता है बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल, लेकिन वहां भी डायरेक्टली थोड़ी होता है। तुम लोग क्या करते हो, बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो एप्लीकेशन एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ में अगर देखा जाए तो आज के डेट पे कोई एप्लीकेशन अलॉटमेंट कोई कंपनी ऐसा नहीं लेती है, वो पूरा पैसा एक ही साथ लेती है। लेकिन पढ़ाई अभी भी वो पुराने स्टाइल में रखा गया है, तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल ऐसे करके ही हम लोग पढ़ते हैं। तो जो भी हो, तो यहाँ पर मेन बात ये है कि जब भी हम लोग बोनस डिक्लेयर करने जाएंगे तो हम लोग का क्या कम हो जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस जो है वो हम लोग का कम हो जाएगा। और कभी भी हमें पैसा नहीं मिलेगा। क्या हमें पैसा मिल सकता है, नहीं, कभी भी पैसा नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता है, फ्री का शेयर है, क्यों नहीं मिलेगा, बोनस डिक्लेयर करने से फ्री का शेयर है तो हमें पैसा तो कभी नहीं मिल सकता, ठीक है। अच्छा, तो फिर कंपनी का बेनिफिट क्या है, मतलब तुम लोग को तो ऐसा लगेगा कि कंपनी फ्री में शेयर दे रही है, तो कंपनी का बेनिफिट क्या है। तो अगर कंपनी का बेनिफिट देखो, हम जस्ट थोड़ा सा तुम लोग को एक ओवरव्यू देते हैं कि कंपनी का बेनिफिट हम लोग का क्या क्या है। तो देखो कंपनी का बेनिफिट ये है कि यहाँ पर सबसे पहला बात है कि हम लोग अगर बोनस डिक्लेयर कर रहे हैं तो शेयर होल्डर को हम लोग क्या दे रहे हैं, बोल सकते हैं कि हम लोग उनको इंसेंटिव दे रहे हैं, ऐसा बोल सकते हैं। इंसेंटिव मतलब जो मिलता है उससे ज्यादा हुआ ना, वर्ड का मतलब समझो, इंसेंटिव दे रहा है तो शेयर होल्डर क्या होंगे, हैप्पी होंगे। तो कंपनी का तो ये एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना, अपने शेयर होल्डर को हैप्पी रखना, ठीक है। तो ये एक इम्पैक्ट होता है कि शेयर होल्डर को इंसेंटिव मिल रहा है तो वो हैप्पी होता है, ठीक है। दूसरा बात ये है कि कंपनी का बेनिफिट ये होता है कि मार्केट में जब कोई कंपनी अपना बोनस डिक्लेयर करती है तो उसका शेयर खरीदने का लोगों के अंदर एक ट्रेंड आ जाता है। क्यों आता है, हम लोग क्या सोचेंगे, अच्छा वो बोनस दे रही है कंपनी तो क्या होगा, चलो उस कंपनी का शेयर खरीदते हैं, ठीक है। क्यों, उस कंपनी का अगर शेयर खरीदेंगे तो हमें भी क्या मिलेगा, फ्री में शेयर मिलेगा। अगर हम लोग उस कंपनी के शेयर होल्डर हो जाएंगे तो हमें भी फ्री में शेयर मिलेगा। तो कंपनी, अब मान लो अगर एक कंपनी का शेयर खरीदने के लिए लाखों लोग दौड़ेंगे तो उस शेयर का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा कि नहीं। अगर मार्केट में मान लो एक ही फ्रूट है और इतने जन जाके, अगर हम लोग ही जाके उसको खरीदने लगे तो वो ज्यादा में नहीं बेचेगा, जो सबसे ज्यादा प्राइस देगा उसी में बिकेगा, क्योंकि शेयर तो लिमिटेड है, शेयर तो अनलिमिटेड नहीं है। अब जैसे ही लोगों को पता चला बोनस डिक्लेयर हो रहा है, सब दौड़ रहे हैं बोनस खरीदने के लिए। अब जैसे ही ऐसा होगा तो क्या होता है, मार्केट सेंटीमेंट होता है कि भाई अच्छा कंपनी, चलो 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 इसका क्या करेंगे, इसका शेयर खरीदेंगे। अब सब कोई लाइन में लग गए हैं तो क्या होता है, चीजों का दाम, डिमांड सप्लाई, तुम लोग पढ़ते होंगे इकोनॉमिक्स में, डिमांड ज्यादा हो गया, सप्लाई तो उतना है नहीं, तो ऑटोमेटिकली शेयर का प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है, ठीक है। तो बोनस डिक्लेयर होने पे शेयर का प्राइस बढ़ेगा, शेयर का प्राइस बढ़ेगा इन केस ऑफ बोनस डिक्लेयर। तो ये कंपनी के लिए अच्छा है कि खराब है, तुम लोग ही बताओ। अच्छा है, अगर किसी कंपनी का शेयर का वैल्यू बढ़ेगा तो उसके लिए तो अच्छा ही है। तो बोनस डिक्लेयर करके कंपनी का बेनिफिट क्या हो गया, शेयर का प्राइस जो है उसका बढ़ जाता है, ठीक है। ये एक बेनिफिट हुआ। अच्छा, अब देखो यहाँ पर और एक क्या होता है, कंपनी का लिक्विडिटी हैम्पर नहीं होता है। लिक्विडिटी जो है एज इट इज रहता है। क्यों, लिक्विडिटी का मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं, कैश, ठीक है। कैश तो देना नहीं पड़ रहा है, अगर हम लोग शेयर दे भी रहे हैं लेकिन मुझे कैश का भी जुगाड़ नहीं करना पड़ा, तो मेरे लिए क्या हो गया, बेनिफिट हो गया, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं हैम्पर करना पड़ा कैश को, क्योंकि कैश एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो लिक्विडिटी जो है एज इट इज रहेगा, ये कंपनी का बेनिफिट हो गया, ठीक है। ये हम जस्ट तुम लोग को समझाने के लिए बोल रहे हैं, बाकी जब अकाउंट्स करोगे उसके लिए तुम लोग को ये सब का जरूरत नहीं होगा, लेकिन नॉलेज के बिना क्या फायदा, ठीक है। तो कंपनी का बेनिफिट देखो, यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा, लिक्विडिटी जो है एज इट इज रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब बोनस इशू करने से शेयर का प्राइस भी हम लोग का बढ़ जाएगा, ठीक है, लेकिन ये थोड़ी देर के लिए बढ़ेगा, ठीक है। अब सब कंपनी का ही बढ़ता है ऐसा बात नहीं है, ठीक है।
कोई अच्छा कंपनी होगा ना तभी लोग लेने के लिए दौड़ेंगे। कोई अगर इतना नामी दामी कंपनी नहीं है तो कोई अगर उस कंपनी को उतना नहीं जानता है, भले ही बोनस डिक्लेयर करे, लोग 10 बार सोचेंगे कि मुझे इसमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, तो हम हमेशा बढ़ेगा ऐसा जरूरी नहीं है। अगर वैसा कंपनी होगा, ठीक है, अच्छा कंपनी होगा तो उनका शेयर का प्राइस जो है बढ़ सकता है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या होगा। ये तो मैंने बोल दिया कंपनी का कुछ बेनिफिट। अब शेयर होल्डर का बेनिफिट क्या है? देखो शेयर होल्डर का बेनिफिट क्या है। शेयर होल्डर का बेनिफिट ये है कि इनको क्या मिल रहा है। सबसे पहला बात है फ्री में शेयर मिल रहा है, ये इनके लिए जो है अच्छा बात लगता है इनको। ठीक है, और इनका एवरेज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, एवरेज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है। इसका मतलब क्या है, फ्री में शेयर मिलता है ये तो तुम लोग समझते हो। एवरेज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कम हो जाने का मतलब क्या है। जैसे मान लो ये है मिस्टर ए, ठीक है, ये है मिस्टर ए, इनके पास मान लो कोई कंपनी का शेयर था एट द रेट ऑफ 10 रुपीज वाला एक शेयर था। ठीक है, मैंने इनके हाथ में देखो एक शेयर पकड़ा है 10 रुपए वाला। ठीक है, अब कंपनी ने बोनस डिक्लेयर किया मान लो 1:1, तो 1:1 मतलब ये न्यू हमेशा और ये क्या हो जाएगा ओल्ड। अगर किसी के पास पुराना एक शेयर है तो उसे बोनस शेयर कितना मिलेगा 1, ऐसा कंपनी ने डिक्लेयर किया है फॉर एग्जाम्पल। तो अभी बोलो मिस्टर ए को कितना सारा बोनस शेयर मिलेगा, एक। ठीक है, अगर पहले से एक शेयर है तो बोनस शेयर कितना मिलेगा, बोनस शेयर कितना मिलेगा, ये एक ही मिलेगा। ये देखो इनके हाथ में भी कितना शेयर आ गया, ये तो हाथ है, कितना शेयर आ गया, दो हाथ में मतलब 2 अंगुली में 2 शेयर पकड़ रखा है, कितना 2। ठीक है, 2 शेयर आ गया, लेकिन पैसा कितना, ये तो फ्री में मिला, इसके लिए कितना दिया था 10 रुपीज। तो अब बोलो एक एक शेयर का वैल्यू कितना होगा 5 रुपीज। तो हुआ उसका इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट कम हो गया, मतलब उसने तो लगाया था 10 रुपया, मिला था एक शेयर, अभी लगा के 10 ही रुपया रखा है, लेकिन उसके पास कितना शेयर आ गया 2 शेयर। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जिस भी कंपनी ने उसने 10 रुपीज लगाया था वो उसका कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट उसका एवरेज के तौर पर देखो तो वो क्या हो गया, कम हो गया। तो ये शेयर होल्डर का बेनिफिट होता है। थर्ड होता है नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग बढ़ जाएगा। बोलो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग इसका बढ़ जाएगा। कितना शेयर होल्डिंग हो गया 2, पहले एक था, फ्री में एक शेयर मिला, कितना हो गया 2। अच्छा अब तुम लोगों को क्या लगता है, क्या इसका मतलब फ्यूचर में जब कंपनी बोनस इशू करेगी तो क्या इसको बोनस भी ज्यादा मिलेगा, क्योंकि इसका नंबर ऑफ शेयर बढ़ गया, क्योंकि बोनस तो नंबर ऑफ शेयर पे ही होता है। क्या लगता है शेयर मतलब बोनस ज्यादा मिलेगा क्वांटिटी में? अच्छा नहीं, इक्विटी का कभी फिक्स्ड होता ही नहीं है। থ্রিতে তো না আমি ওটা বলছি না, सॉरी। अच्छा मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया। अच्छा अब मुझे बोलो, अब मान लो कंपनी डिविडेंड दे रही है, ठीक है, बोनस का नहीं, कंपनी मान लो डिविडेंड दे रही है, तो क्या इनको फ्यूचर में डिविडेंड ज्यादा मिलेगा, क्योंकि पहले तो एक शेयर पे डिविडेंड मिलता था, अब इनके पास 2 शेयर है, तो क्या इनको डिविडेंड ज्यादा मिलेगा अगर फ्यूचर में कंपनी डिविडेंड बांटेगी तो ज्यादा मिलेगा? यस मैम। ज्यादा मिलेगा, ठीक है, सभी लोगों का कहना है ज्यादा मिलेगा, क्योंकि नेचुरली यही लगेगा तुम लोगों को। अगर डिविडेंड कैसे मिलता है, पर शेयर पे मिलता है। अगर इसके पास एक शेयर था तो जितना डिविडेंड मिलता था, अभी जितना शेयर है उसके हिसाब से ज्यादा मिलेगा, ऐसा तुम लोग को लगता है। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा मतलब हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन अगर हम लोग अकाउंट्स को डीपली थोड़ा सा देखेंगे तो समझ में आएगा, क्योंकि ऐसा सभी को लगता है, इसीलिए तो लोग भागते हैं बोनस खरीदने के लिए। लेकिन बोनस लेके कोई भी फायदा नहीं होता, ऐसा हम लोग को लगता है। वही बोलते हैं ना फ्री का चीज बेकार का। देखो अब क्यों ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ पर देखो जैसे कंपनी का मान लो एक ही शेयर था, ठीक है, ये एग्जांपल दे रहे हैं। अब ऐसा मत सोचो कि कोई कंपनी का एक शेयर कैसे हो सकता है, हम एग्जांपल दे रहे हैं एक समझाने के लिए, सबसे सिंपल एग्जांपल। एक शेयर है और कंपनी का अगर कंपनी का एक शेयर है और ये एक शेयर इस इंसान ने होल्ड कर रखा है, मिस्टर ए, कंपनी का एक ही शेयर है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ऐसा होता नहीं है, मुझे भी पता है। अब मान लो कंपनी जो है उसने प्रॉफिट कमाया है 10 रुपीज, अब कंपनी देना चाहता है डिविडेंड, और वो कितना डिविडेंड दे देगा, मान लो वो पूरा ही दे रहा है, ठीक है, परसेंटेज पूरा ही दे रहा है, मतलब 100% डिविडेंड देगा, तो ये 10 रुपए किसको मिल जाएगा, मिस्टर ए को। ठीक है, अच्छा अब मान लो कंपनी बोनस डिक्लेयर कर रही है 1:1, अब इनके पास कितना शेयर आ गया, 2 शेयर आ गया। ठीक है, अब मुझे बोलो प्रॉफिट क्या मेरा चेंज हो जाएगा, प्रॉफिट मेरा चेंज होगा, सोच के देखो, बोनस डिक्लेयर के बाद क्या मेरा प्रॉफिट चेंज होगा, मतलब होगा, तो क्यों होगा, अगर जिनको लग रहा है होगा और जिनको लग रहा है नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा,
प्रॉफिट कब चेंज होता है तुम्हारे बिजनेस में, तुम लोग के बिजनेस में प्रॉफिट कब बढ़ेगा? हाँ, सेल के ऊपर डिपेंड करेगा। सेल कैसे बढ़ा सकते हैं? हाँ, मतलब पैसा लगाना पड़ेगा बिजनेस में, ठीक है। मेन बात क्या है, मुझे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट के लिए क्या चाहिए? बचपन में 11 में जो पहला एंट्री सीखते हो, कैश टू, मतलब क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए। अब ये शेयर तो इशू किया, लेकिन क्या पैसा आया? बोनस शेयर दिया, कैपिटल तो बढ़ा, नंबर ऑफ शेयर्स तो बढ़ा लिए, लेकिन क्या पैसा आया? फंड रेज हुआ? नहीं। तो अगर फंड रेज नहीं हुआ तो क्या मेरा प्रॉफिट कुछ इंपैक्टफुल हो सकता है? जस्ट बोनस डिक्लेयर करने की वजह से क्या प्रॉफिट इंपैक्टफुल होगा? मेरे पास पैसा ही नहीं आया तो मेरा जैसा ही प्रॉफिट चल रहा था वैसा ही होगा। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है मेहनत से, ह्यूज अमाउंट ऑफ चेंजेस हो सकता है क्या? नहीं। तो अगर हम मान लेते हैं कि बोनस डिक्लेयर के बाद भी मेरा प्रॉफिट 10 ही है, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ने का कोई चांसेस नहीं, क्योंकि ना तो मेरे पास कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट आया है जिसको यूज करके हम अपने बिजनेस को एक्सपैंड करें। मेरे बिजनेस को एक्सपैंड नहीं करेंगे तो मुझे प्रॉफिट कहां से मिलेगा? जैसा चल रहा था वैसे ही चलेगा। तो अब इनको प्रॉफिट मिलेगा, यही 10 रुपए वाला प्रॉफिट मिलेगा 2 शेयर पे। तो बोलो कितना कितना मिलेगा? 5 तो मुझे बोलो कोई बेनिफिट हुआ क्या बोनस लेके इसको? नहीं, बेनिफिट कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। वही मिलेगा, ठीक है। ये कंपनी बोनस देके जो है थोड़ा मतलब उल्लू बनाती है, जो भी हो। तो यहाँ पर क्या हुआ कि बोनस देगा ये तो बोल रहा है कंपनी, लेकिन इससे शेयर होल्डर को बेसिकली कोई फायदा नहीं है। हाँ, अगर ये मिस्टर ए इस कंपनी के शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहा है, मान लो 5 साल 10 साल, तो क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ शेयर्स है, अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, शेयर का वैल्यू बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है, तो लॉन्ग टर्म में ये शेयर को बेच के, क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएगा, इसको प्रॉफिट होगा, उसको बोलेंगे कैपिटल गेन। वो तो अगर ये ऐसा सोच रहा है कि हम इस कंपनी के साथ 10 साल 15 साल रहेंगे, हम इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। शेयर में, शेयर का 2 चीज होता है, डेली बेसिस पे खरीदो बेचो, दैट इज ट्रेड, ठीक है। और अगर हम लोग किसी शेयर को मोर देन 1 ईयर के लिए भी होल्ड करते हैं, लोग 5-5 10-10 साल होल्ड करते हैं, उसको बोलते हैं शेयर में क्या करना? इन्वेस्टमेंट करना, जो कि लोग अच्छे अच्छे कंपनी में करते हैं, जिसको बोलते हैं ब्लू चिप कंपनी, ठीक है। मतलब जैसे लाइक रिलायंस, टाटा, ये सब के शेयर्स में जब हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो कोई एक दिन के लिए नहीं करते, आज खरीद लिया कल बेच दिया। शेयर का प्राइस भी काफी ज्यादा होता है, ये कोई 10 रुपया 1 रुपया वाला शेयर नहीं होता है। ये सबको शेयर हम लोग होल्ड करने के लिए खरीदते हैं, ठीक है। जैसे अगर तुम लोग घर पे गोल्ड खरीदोगे तो क्या कल बेचने के लिए खरीदोगे? वो क्या होता है? इन्वेस्टमेंट होता है। तो अगर हम लोग किसी अच्छे कंपनी के शेयर में पैसा लगाते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। हाँ, अगर ये पर्सन इस कंपनी के शेयर्स को काफी दिनों तक होल्ड करने का सोच रहा है तो इसको लॉन्ग टर्म में जाके इसका बेनिफिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसको मतलब इसका एवरेज कॉस्ट कम हो गया था, इसका नंबर ऑफ शेयर्स जो है ये बढ़ गया था, तो इसको फ्यूचर में जाके जरूर बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एक के बदले कितना शेयर बेच पाएगा, इसका एवरेज कॉस्ट कम हो गया था, ये ज्यादा शेयर बेच पाएगा। तो फ्यूचर में अगर इस कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा, तब जाके मान लो ये 10 का शेयर 10 साल, मान लो इसका एक शेयर कितने का था, सपोज इसका एक शेयर था 5 रुपए का फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब ये 10 साल बाद जाके 5,000 का हो गया, तो इसको बेनिफिट होगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए तो काफी ज्यादा दिन होल्ड करना पड़ेगा। अगर ये सोच रहा है आज खरीद लिए, बोनस मिल गया, कुछ दिन बाद हम लोग इसको क्या कर देंगे? बेच देंगे, तो ज्यादा कुछ बेनिफिट नहीं होगा। मार्केट प्राइस में जितना सा फ्लक्चुएशन होगा, मान लो 2-4 रुपए का फ्लक्चुएशन हो सकता है। मान लो इसने बोनस शेयर खरीदा था 150 रुपए में, ठीक है, सॉरी बोनस शेयर बोल रहे हैं, मतलब इसने एग्जिस्टिंग शेयर खरीदा था 150 रुपए में और उसके बदले से बोनस शेयर मिलेगा। अब जब ये बोनस लेने के बाद ये बेचने जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 150 to 153 प्राइस होगा, 1-2 रुपए का चेंज हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि कंपनी के पास कहाँ है पैसा जो कंपनी प्रॉफिट ज्यादा जनरेट करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो ना तो इसको प्रॉफिट ज्यादा मिलने वाला है, ना तो बेच के कोई प्रॉफिट मिलेगा। मतलब अगर कोई सोचेगा ठीक है मुझे प्रॉफिट तो 5-5 ही मिल रहा है, मैंने प्रूव करके दिखाया, लेकिन हम बेच देंगे तो मुझे ज्यादा इनकम नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास तो 2 शेयर है, एक तो फ्री का मिला, तो फ्री का चीज बेचेंगे तो मेरे पास तो पैसा आएगा। लेकिन देखो ना, एवरेज कॉस्ट भी तो मेरा क्या हो गया? चेंज नहीं हो गया। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने तुम लोग को यहाँ पर दिखाया ना, पहले शेयर कितने का था, यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया था। मान लो ये शेयर हम लोग का सपोज था 10 रुपीज का, ठीक है, 10 रुपीज का था एक शेयर, ठीक है। अब बोनस डिक्लेयर करने के बाद इनका एवरेज कॉस्ट कितना हो गया? 5 पर शेयर करके हो गया, ठीक है। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं इनका 5 पर शेयर हो गया, तो बोनस डिक्लेयर के पहले बोनस शेयर का प्राइस बढ़ता है, लेकिन बोनस डिक्लेरेशन खत्म हो गया, अलॉटमेंट हो गया, अब क्या होगा? सेंटिमेंट तो गिर गया मार्केट में, अब क्या होगा? प्राइस क्या होते जाएगा?
कम होते जाएगा, ठीक है। तो अगर प्राइस कम होते जाएगा, अब ये अगर सोच रहे थे कि देखो हम क्या कर रहे हैं, 10 रुपए का मेरा 10 का 5 एवरेज प्राइस हो रहा है, लेकिन कंपनी जब इस शेयर को मार्केट में बोनस डिक्लेयर करने के बाद कंपनी का जो कंडीशन होगा ना, आफ्टर बोनस डिक्लेयर, ये देखो आफ्टर बोनस डिक्लेयर ये प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए बेच के भी इनको कुछ ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, बहुत ही मिनिमम अमाउंट का होगा, वो तो कोई भी कर सकता है, ठीक है। उसके लिए पहले से एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होने का तो जरूरत नहीं है। हम लोग भी किसी अच्छे खासे कंपनी का देख के हमें अगर लग रहा है ये आज 10 रुपए में खरीदेंगे, ये शेयर 12 रुपए तक जाएगा, 10 रुपए वाला 10 शेयर खरीद लो और एक एक शेयर में 2-2 रुपए का प्रॉफिट हो गया, वो तो कोई भी कर सकता है। 1-2 रुपए के प्रॉफिट के लिए पहले से किसी का एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होके क्या फायदा, कोई फायदा तो नहीं है। तो देखो मेन बात यही है, तुम लोग को समझना है कि हम लोग को क्या है कि शेयर होल्डर अगर सोचेगा कि मुझे 2 शेयर्स पे डिविडेंड मिलेगा तो उस पे कुछ ज्यादा डिविडेंड मिलने वाला है नहीं, अच्छा। और अगर तुम लोग सोचोगे कि हम इसको बेच देंगे तो मेरा ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं। हाँ, अगर लॉन्ग टर्म में जाके बेचोगे तो ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा, डिपेंड करता है कि कंपनी कैसा काम कर रही है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोग ये सब कंपनी और शेयर होल्डर का मैंने बेनिफिट तुम लोग को बता दिया, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या होता है, हम लोग जैसे देखो हम लोगों ने क्या देखा, अच्छा इसका मतलब क्या हुआ ना, ये जो मैंने डिविडेंड का बताया इसमें तुम लोग ये पॉइंट नोट कर सकते हो, रेट ऑफ डिविडेंड मेरा क्या हुआ, डिक्रीज हो गया, ठीक है। पहले पर शेयर पे 10 रुपए मिल रहा था, अब पर शेयर पे कितना मिल रहा है, 5 मिल रहा है, तो मेरा रेट ऑफ डिविडेंड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। रेट ऑफ डिविडेंड कम हो जाएगा क्योंकि कोई भी डिविडेंड मेरा एक्स्ट्रा नहीं होने वाला। अच्छा, और क्या बताए तुम लोग को इसके बारे में। अच्छा हाँ, अब देखो कंपनी का बोनस डिक्लेयर करने का ना कुछ रूल्स है, मतलब कंपनी चाहे तो ऐसे ही बोनस डिक्लेयर नहीं कर सकती है, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग कुछ कंडीशंस है, उस कंडीशंस को फॉलो जो कंपनी करता है वही बोनस डिक्लेयर कर सकता है, ठीक है। तो कंडीशंस क्या है, देखो ये तुम लोग कंपनीज एक्ट में पढ़ोगे, फिर भी हम बता देते हैं क्या क्या कंडीशन है, कौन सा कंपनी जो है बोनस डिक्लेयर कर सकता है। पहला बात है, अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन परमिशन देता है, ठीक है। तुम लोग बोल सकते हो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, बोलो, पता होगा, तुम लोग तो लॉ पढ़े। हाँ बोलो। हाँ ठीक है, तब तुम लोग को पता है। तो अगर एओए में लिखा हुआ है, ठीक है, तो ही बोनस डिक्लेयर कर सकता है, मतलब लिखा हुआ होना चाहिए, और अगर करवाना है तो फिर उसका अमेंड भी करवा सकते हो, लिखवाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा बात है कि शेयर होल्डर का अप्रूवल चाहिए, शेयर होल्डर से अप्रूवल चाहिए, क्योंकि कंपनी का कोई भी डिसीजन को जब एग्जीक्यूट किया जाता है तो क्या बुलवाया जाता है, मीटिंग, ठीक है। तो कंपनी का कितने तरीके का मीटिंग होता है, एनुअल जनरल मीटिंग होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग होता है। एनुअल जनरल मतलब क्या, जो हर साल रूल्स करके होता है, ठीक है। तो शेयर होल्डर का अप्रूवल मिलना चाहिए जनरल मीटिंग में। अगर शेयर होल्डर जो है वो मतलब रेडी हो रहे कि हाँ हम लोग बोनस डिक्लेयर से खुश है, तो ही कंपनी बोनस डिक्लेयर कर सकती है, अपने मन से नहीं कर सकती है, ठीक है। तो शेयर होल्डर का अप्रूवल चाहिए, कहां पर चाहिए, जनरल मीटिंग में चाहिए। तुम लोग अगर अड्डा पढ़ते हो, ADDA पढ़े होगे, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, जो जनरल मीटिंग में 4 चीज होता है ना, ADDA डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, वहां पर एक पॉइंट होता है। एनुअल जनरल मीटिंग जो होता है ADDA पढ़े हो तो तुम लोग, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, और क्या होता है एग्जिस्टिंग ऑडिटर को उसका रेम्यूनरेशन, ऐसा एक पॉइंट होता है ना ADDA में। तो जो भी हो, तो जनरल मीटिंग जो है वहां पर शेयर होल्डर का अप्रूवल मिलेगा तो ही बोनस इशू कर पाएगा कंपनी, नहीं तो नहीं कर पाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा लिखो, देयर इज नो डिफॉल्ट, देयर इज नो डिफॉल्ट। नो डिफॉल्ट का मतलब क्या है कि कंपनी अगर डिफॉल्टेड कंपनी है तो वो जो है बोनस शेयर इशू नहीं कर सकती। अच्छा, डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है, लिखो, इन रीपेमेंट, इन रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल, of principal in payment of interest, in payment of interest। लिखो, हम समझा देते हैं। डिपोजिट्स, डिपोजिट्स, डिवेंचर सिक्योरिटीज, डिवेंचर सिक्योरिटीज, ठीक है। जैसे मान लो कि कंपनी ने कोई लोन लिया था, ठीक है, अब कंपनी उस लोन का प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो पे नहीं कर रही और बोल रही है हम क्या करेंगे,
फ्री में बोनस शेयर देंगे, मेरे पास इतना ज्यादा सरप्लस हो गया है कि हम क्या करेंगे, फ्री में बोनस शेयर देंगे। ऐसा कोई बोल सकता है? मेरा जो नॉर्मल लाइबिलिटी है वो पे किए बिना हम ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। मुझे पहले मेरा लाइबिलिटीज जो है वो तो मुझे पे करना पड़ेगा। हम लाइबिलिटी पे नहीं कर रहे हैं, बोल रहे हैं लोगों को फ्री में। अगर हम बोलेंगे कि हम फ्री में अभी 1000 लोगों को खिलाएंगे, इधर हम बैंक में लोन ले रखे, लोन का इंटरेस्ट पे नहीं कर रहे, ऐसा तो नहीं चलेगा ना। तो वही बोल रहा है इन रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, प्रिंसिपल हो या उसका इंटरेस्ट हो, ठीक है, वो सब पे करना पड़ेगा। कोई डिपॉजिट्स वगैरह है जो कि देना था कंपनी को, डिवेंचर सिक्योरिटीज, ये सारे चीजों का कोई अगर डिफॉल्ट कर रखा है कंपनी ने तो कंपनी बोनस डिक्लेयर नहीं कर सकता है। मतलब पहले जिनको मिलना चाहिए, क्रेडिटर हो, डिवेंचर हो, ठीक है, उन सबको पे कर दो। अगर उसके बाद भी आपके पास एक्स्ट्रा है तो आप बोनस दे सकते हो, अदरवाइज नहीं दे सकते हो, ठीक है। अच्छा, और फोर्थ पॉइंट लिखो, फोर्थ पॉइंट लिखो, there is no default in payment of statutory, लिखो there is no default in payment of statutory dues to employees, ठीक है। मतलब एम्प्लॉइज के लिए हमारा कोई स्टैट्यूटरी ड्यूज था। स्टैट्यूटरी का मतलब क्या होता है, लॉ में बोला गया है कि एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड बनना ही चाहिए। हम लोग वो सब क्रिएट नहीं कर रहे हैं, प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहे हैं। मतलब ये सब तो अनएथिकल तो है, इलीगल भी है। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि हम लोग अपना मार्केट में अच्छा सेंटिमेंट दिखाने के लिए, देखो मेरे पास इतना सरप्लस है, हम बोनस इशू कर रहे हैं, इधर हम लोग एम्प्लॉय को अगर जो भी देना है, ठीक है, जो उनका राइट्स है वो नहीं पे कर रहे, तो ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा अगर पता चल जाता है तो फिर ये गलत है, ठीक है। अच्छा, और लास्ट लिखो, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देंगे लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को तो मिलेगा, उसमें एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है, हु आर फुल्ली पेड, ठीक है। अगर किसी का पार्टली पेड है, ठीक है, अगर कोई शेयर होल्डर पार्टली पेड है, अब देखो शेयर होल्डर तो अपने आप पार्टली पेड नहीं होगा, कंपनी ने मान लो पूरा कॉल नहीं किया था, जैसे होता है ना 10 रुपीज का शेयर था, कंपनी ने 8 तक क्या किया, कॉल किया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल्ड अप, ठीक है। और 2 रुपए अभी तक नहीं किया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनकॉल्ड। तो अगर ऐसा है तो पहले इसे फुल्ली पेड करना पड़ेगा, ठीक है। पहले बोलेंगे कि भाई आप अपना जो ड्यू है वो लेके आओ, ठीक है। पहले कंपनी को अपने शेयर को क्या बनाना पड़ेगा, फुल्ली पेड। फुल्ली पेड शेयर होल्डर को ही फ्री में देंगे, क्योंकि सोच के देखो, लॉजिक है, हम किसी को फ्री में कुछ क्यों दे रहे हैं, क्योंकि उसने मेरे बिजनेस में पहले पैसा लगाया था। तो उसने मेरे बिजनेस में अगर एक शेयर खरीदा है, मान लो कंपनी एक के बदले एक बोनस दे रही है फॉर एग्जांपल, तो अगर किसी ने अगर एक के बदले एक शेयर लेना है तो उसे पहले का जो एटलीस्ट 10 रुपए तो उसका पूरा होना चाहिए, नहीं तो कंपनी का तो लॉस हो जाएगा। तो रूल्स क्या है कि जितना भी अनपेड शेयर, अनकॉल्ड कैपिटल है वो कंपनी कॉल कर लेगी, मतलब जितने भी पार्टली पेड शेयर है वो सबको क्या ट्रांसफर करना पड़ेगा, फुल्ली पेड में। आफ्टर कन्वर्जन इन फुल्ली पेड अप शेयर्स तो ही क्या हो सकता है, बोनस जो है कंपनी दे सकती है, अदरवाइज नहीं दे सकती है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो देखो ये पॉइंट समझ में आया कि कंपनी क्या क्या कंडीशन पे जो है बोनस शेयर डिक्लेयर कर सकती है, अदरवाइज नहीं कर सकती। ठीक है भाई। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर, तो क्या है, अच्छा देखो, तो अब देखो कंपनी, जब मैंने क्या बोला, कंपनी यूज क्या करेगी जब बोनस डिक्लेयर करेगी, रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। लेकिन उसमें भी रेस्ट्रिक्शन है, हर तरीके का रिजर्व सरप्लस कंपनी यूज नहीं कर सकती। जैसे क्या यूज नहीं कर सकती है, जैसे यूज नहीं कर सकती है रिवैल्यूएशन रिजर्व, उसका हम लॉजिक बताते हैं। देखो जैसे मान लो ये एक बैलेंस शीट है, ठीक है, वैसे कंपनी का टी शर्ट में नहीं होता है, तुम लोग को पता है, हम जो समझाने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। अब मान लो कंपनी का यहाँ पर रिजर्व सरप्लस रहेगा, और इधर मान लो कंपनी का क्या है, कंपनी का एक लैंड है, ठीक है। अब कंपनी का रिजर्व सरप्लस मान लो है एम्प्टी, मतलब इनके पास ना रिजर्व सरप्लस नहीं, ठीक है। मतलब कंपनी ऐसा कर सकती थी, इसीलिए रूल्स लाया गया है कि रिवैल्यूएशन रिजर्व को हम लोग यूज
नहीं कर सकते। उसका लॉजिक समझो। मान लो कंपनी के पास रिजर्व सरप्लस खाली है, तो तुम लोग बोलो क्या कंपनी फिर बोनस डिक्लेयर कर सकेगी? क्योंकि बोनस डिक्लेयर करने के लिए उसे क्या यूज करना पड़ेगा? रिजर्व सरप्लस। और इसीलिए बोनस डिक्लेरेशन का और एक नाम भी है कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व। बोलो रिजर्व को कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो बोनस का और एक नाम क्या है? कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व। चाहो तो लिख लो, ठीक है, कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व। क्योंकि हम लोग रिजर्व को क्या कर रहे हैं? कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं। बोनस का दूसरा नाम, मतलब अच्छा नाम बोल सकते हैं, जैसे तुम लोग का होगा, घर का कोई नाम होगा, ठीक है, या फिर किसी किसी का एक भी नाम होता है। तो ये देखो, ये क्या हो गया? कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व हो गया, ठीक है। तो देखो अब क्या हो रहा है, मान लो किसी कंपनी के पास रिजर्व सरप्लस नहीं है, लेकिन उसके पास एक फिक्स्ड एसेट में लैंड है, ठीक है। अब मान लो वो क्या कर रहा है, सपोज इस लैंड का वैल्यू है 10, ठीक है। अब लैंड को हम लोग चाहे तो रीवैल्यू कर सकते हैं, ठीक है। रीवैल्यूएशन कब किया जाता है? अगर हमें लगता है कि हमारा बुक वैल्यू जो है वो मार्केट वैल्यू से काफी ज्यादा अलग चल रहा है, ठीक है, क्योंकि बहुत पुराना खरीदा हुआ था, तब दाम कम था, अभी इसका मार्केट वैल्यू काफी ज्यादा हो गया है, तो हमें क्या परमिशन रहता है रीवैल्यूएशन करने का? तुम लोग पार्टनरशिप में भी देखे होंगे, ठीक है, रीवैल्यूएशन होता है। तो यहाँ पर देखो, अगर हम लोग का लैंड का बुक वैल्यू था 10 लाख और हम लोग इसे रीवैल्यू कर रहे हैं कितने में? रीवैल्यूट कर रहे हैं कितने में? यहाँ पर मान लो इसका वैल्यू कर रहे हैं 50 लाख कर दिया। क्यों? क्योंकि मार्केट में ना इसका इतना ही वैल्यू है, तो हम लोगों ने सोचा हमारा बुक वैल्यू काफी ज्यादा कम दिख रहा है, तो हम लोग उसको रीवैल्यू करना चाहते हैं, तो रीवैल्यू करने का परमिशन होता है, तो हम लोगों ने इसको 50 लाख कर दिया। अब एंट्री क्या होगा? लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, ठीक है, टू रिवैल्यूएशन रिजर्व होगा। अच्छा, अब ये कितने से एंट्री होगा? 40 लाख से, जितना हम लोग का रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट हुआ 40 लाख से। अच्छा, अब हम बोल रहे हैं कि मेरे पास रिजर्व सरप्लस जो खाली था ना, देखो मेरे पास रिजर्व सरप्लस जो खाली था उसमें मेरे पास रिवैल्यूएशन रिजर्व आ गया कितने का? 40 लाख का। अब हम इसको यूज करेंगे क्या देने के लिए? बोनस देने के लिए। लेकिन ये गलत बात है। क्यों गलत बात है? मुझे एक चीज बताओ, क्या ये सचमुच में प्रॉफिट हुआ है कंपनी का? क्या ये सच का प्रॉफिट है? मतलब क्या इससे मेरे पास पैसा आया, या फिर मार्केट वैल्यू के साथ ऐड पर करने के लिए मेरे पास परमिशन है अकाउंट्स में या लॉ में, तो मैंने अपने एसेट का वैल्यू बढ़ाया? क्या मेरे एसेट का जो पुराना एसेट था, ये मान लो बहुत ही पुराना चीज है, ठीक है, ये तब जब मैंने खरीदा था 1 रुपए का था, अभी इसका मार्केट में अच्छा खासा वैल्यू है, ये 100 रुपए का हो गया, मैंने इसका वैल्यू 99 से बढ़ा दिया, तो क्या मेरे पास 99 आया? मैंने बेचा थोड़ी है, मैंने तो इसका वैल्यू बढ़ाया है मार्केट के साथ ऐड पर करने के लिए, ठीक है। तो क्या मेरे पास ये मतलब अर्नड प्रॉफिट है? अर्नड प्रॉफिट है? नहीं। तो हम लोग क्या देना चाहते हैं? शेयर होल्डर को डिविडेंड देना चाहते हैं। तो डिविडेंड कहाँ से दिया जाता है? अर्नड प्रॉफिट से। तो ये तो अर्नड प्रॉफिट नहीं है, ये तो एक प्रोसेस है जिससे हम लोग रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट किए हैं। तो ये मेरा कोई डे टू डे का बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है। तो हम तो बोल रहे थे मेरे शेयर होल्डर को हम प्रॉफिट बांटना चाहते हैं, लेकिन मेरे पास कैश नहीं है, तो हम रिजर्व का यूज कर रहे हैं। तो फिर तुम वही वाला रिजर्व का यूज करो जो तुम लोग डिविडेंड बांटने के लिए पहले यूज करते थे। तो तुम लोग ये वाला रिजर्व को यूज नहीं कर सकते हो। तो ये सब कंपनीज ने मतलब एक्ट ने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि ये तुम लोग का कोई अर्नड प्रॉफिट नहीं है। ये क्या नहीं है? नॉट अर्नड प्रॉफिट। ये कोई हम लोग का अर्न प्रॉफिट नहीं है कि हम लोग इससे डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करें इन द फॉर्म ऑफ फ्री कॉस्ट ऑफ शेयर, ठीक है। तो इसीलिए रिवैल्यूएशन रिजर्व को हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे। रेस्ट्रिक्शन हम बता दे रहे हैं, रटने का कोई जरूरत नहीं होगा, ठीक है। रिवैल्यूएशन रिजर्व को हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे फॉर डिक्लेरेशन ऑफ बोनस शेयर, ठीक है। बोनस शेयर जब हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं, और बोनस शेयर का जब बोनस शेयर डिक्लेयर करने के लिए रिजर्व सरप्लस का यूज करेंगे, तो हम लोग कभी भी रिवैल्यूएशन रिजर्व का यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, नहीं तो क्या होगा? ये तो बेसिकली मैनिपुलेटेड रिजर्व हो गया ना। तो नहीं तो क्या होगा? कंपनी देखो क्या करेगी, कंपनी के पास कैसा चांसेस हो जाता अगर ये एक्ट नहीं लाया जाता। कंपनी ऐसा कोई भी एसेट को बढ़ा देती, बढ़ाने के बाद बोलती मेरे पास रिजर्व है, और रिजर्व को क्या कर रही है? कैपिटल में ट्रांसफर कर रही है। ऊपर से देखो क्या हो रहा है, झूठ मूठ का प्रॉफिट बांटने का बात कर रही है, और शेयर होल्डर को तो कोई बेनिफिट भी नहीं है, सिर्फ एवरेज कॉस्ट कम होगा। और लॉन्ग टाइम के लिए अगर लॉन्ग टाइम के लिए ऐसा कंपनी अच्छा हो सकती है जिसके पास एक्चुअली प्रॉफिट ही नहीं है, वो तो अपना रिवैल्यूएशन बढ़ा के प्रॉफिट दिखा रही है। तो ये तो गलत हो गया, लोगों को ये धोखा देना हो गया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इसीलिए रूल्स लाया गया कि रिवैल्यूएशन रिजर्व का यूज नहीं कर सकते। बोनस इशू करना है, बहुत अच्छा बात है, बोनस इशू करो, लेकिन आप तो बोल रहे हैं आपके पास कैश नहीं है इसलिए आप बोनस देना चाहते हो, तो ठीक है। तो जो जनरल रिजर्व में है उसका
उसका यूज करो। जनरल रिजर्व कैसे क्रिएट होता है? प्रॉफिट से। प्रॉफिट कहाँ से बनता है? डे टू डे के बिजनेस एक्टिविटीज से। तो जनरल रिजर्व का यूज करो। एनी टाइप ऑफ फ्री रिजर्व का यूज कर सकते हो, बताएंगे अभी, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर लिखेंगे रिजर्व दैट कैन बी यूटिलाइज्ड, दैट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर बोनस इशू। बोनस इशू के लिए हम लोग किस तरीके के रिजर्व को यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि पहला फ्री रिजर्व, ठीक है। फ्री रिजर्व, फ्री रिजर्व का मतलब क्या होता है? जिस रिजर्व पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है, जो प्योरली प्रॉफिट से क्रिएटेड हुआ है, तो प्रॉफिट को ही तो बांटना था, तो प्रॉफिट वाला ही रिजर्व यूज करो, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्री रिजर्व, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है जनरल रिजर्व। देखो नाम ही क्या है, जनरल रिजर्व, कोई पर्टिकुलर रिजर्व नहीं है, किसी भी काम पे लगा सकते हो, ठीक है। और क्या आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस बोल के अगर तुम लोग को क्वेश्चन में दिखेगा, तो ये तो प्योरली हम लोगों का जो है रिजर्व, फ्री रिजर्व है, ठीक है। अच्छा, और क्या होता है? डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, ठीक है। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व का मतलब होता है कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोगों ने जो रिजर्व बनाया था, तो अब ये जो हम लोग फ्री में बोनस दे रहे हैं, वो भी तो इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड को ही हम लोग फ्री में बोनस दे रहे हैं, तो इसीलिए ये वाला हम लोग यूज कर सकते हैं। तो जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। बेसिकली फ्री रिजर्व का मतलब हो गया विच कैन बी यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। जो भी रिजर्व हम लोगों ने सोचा था डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज कर पाएंगे, वो सारे तरीके के रिजर्व तुम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हो बोनस डिक्लेयर करने के, ठीक है। अच्छा, और देखो और क्या यूज कर सकते हैं? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, लेकिन इसका एक कंडीशन है, रियलाइज्ड इन कैश। बता देते हैं क्या होता है रियलाइज्ड इन कैश। नॉर्मली सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व जो है ये, लेकिन फ्री रिजर्व नहीं है। तुम लोग को लगता है ये फ्री रिजर्व है? फ्री रिजर्व मतलब क्या? जो डे टू डे के बिजनेस से अर्न करते हैं। प्रीमियम कब हम लोग चार्ज करते हैं, बोलो। हाँ बोलो। हाँ, कब करता है कंपनी? प्रीमियम में तो शेयर होल्डर को देंगे। हाँ, कैपिटल के लिए तो शेयर इशू करते हैं। प्रीमियम का मतलब क्या होता है? जो हाँ बोलो। हाँ, तो ये कब कर सकता है कंपनी? हम किसी चीज का वैल्यू मार्केट से ज्यादा कब चार्ज करेंगे? हम्म जब कंपनी अच्छा कंपनी है, कोई देगा, ठीक है, कोई देगा तभी। कोई अगर देगा ही नहीं मुझे, तो हम कैसे चार्ज करेंगे? मेरा जो प्राइस है उससे ज्यादा। अगर मुझे लगता है कि हाँ, मतलब नॉर्मली ब्रांड होता है कंपनी का, तो कंपनी बोलेगी कि भाई हम इतने से कम में बेचेंगे नहीं, ठीक है, तो फिर देना पड़ेगा, ठीक है, तो देना। अगर मुझे लगता है कि मुझे पैसा लगाना चाहिए, लगाएंगे, जबरदस्ती का तो बात नहीं है। तो कंपनी का शेयर जब इशू होता है, तो कभी कभी कंपनी जो है प्रीमियम में भी शेयर इशू कर देती है। कैसे कर सकती है? एक्चुअली उसका डिमांड सप्लाई, अगर उसका बहुत ज्यादा डिमांड हो रहा है और उतना शेयर है ही नहीं, मतलब डिमांड सप्लाई की वजह से क्या हो सकता है? कंपनी का शेयर प्रीमियम में लिस्टेड हो सकता है जब इशू हुआ, ठीक है। लेकिन अब सिक्योरिटीज प्रीमियम, इसका मतलब क्या लगता है? क्या वो कंपनी ने बिजनेस करके अर्न किया वो एक्स्ट्रा पैसा? नहीं, बिजनेस करके कहाँ अर्न किया? फेस वैल्यू इक्विटी शेयर का 10 होता है, अब कंपनी 12 में इशू कर रही है, इसमें 10 रुपया फेस वैल्यू हो गया, 2 रुपया प्रीमियम हो गया। अब ये कंपनी कैसे कर पा रही है? क्योंकि डिमांड सप्लाई की वजह से, ठीक है। तो डिमांड सप्लाई तो वो तो अलग चीज हो गया, उसमें कंपनी का क्या मेहनत है? कंपनी का तो कोई मेहनत है नहीं। हाँ, गुडविल के लिए भी हो सकता है, लेकिन एक बार सोच के देखो, ये कोई डे टू डे के बिजनेस से अर्न किया हुआ प्रॉफिट नहीं है कि अब मैंने प्रोडक्ट बेचा सिक्योरिटीज प्रीमियम कमाया, ऐसा नहीं है। या फिर मैंने सर्विस बेचा सिक्योरिटीज प्रीमियम कमाया। ये जो है ये मेरा कैपिटल अर्निंग है, ठीक है, ये मेरा कैपिटल अर्निंग है। तो ये जो मेरा प्रीमियम है, ये मेरा कैपिटल है, तो ये मेरा रिस्ट्रिक्टेड होगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने तो बोला फ्री रिजर्व यूज करना चाहिए, लेकिन इसको भी यूज करने का परमिशन दिया हुआ है रूल्स के अकॉर्डिंग, लेकिन इसमें भी बाइफर्केशन है। जो रियलाइज्ड इन कैश है वही यूज कर सकते हो। अब रियलाइज्ड इन कैश का मतलब क्या है? जैसे मान लो कि अगर फेस वैल्यू किसी कंपनी का 10 रुपया है, ठीक है, और उसका इशू प्राइस है 12 रुपया। इशू प्राइस और फेस वैल्यू अलग अलग हो सकता है। इशू प्राइस 12 का मतलब कैसे कंपनी इशू कर रही है? प्रीमियम में। इसमें प्रीमियम कितना? 2।
और फेस वैल्यू कितना 10, ये फेस वैल्यू, ये क्या हो गया प्रीमियम। अब इसका एंट्री क्या होगा, अगर तुम लोग को पता है तो एंट्री होता है, हम नेट एंट्री दिखा रहे हैं, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, टू क्या हो जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब बोलो कहां पर कितना लिखे हैं, बैंक अकाउंट 12, ये 10 और सिक्योरिटी ये हाँ 2। देखो हम लोग को 12 रुपए मिलेगा, कंपनी को कैश कितना मिलेगा 12 रुपीज, लेकिन 10 रुपीज क्यों मिल रहा है, क्योंकि वो तो चीज का दाम ही है, शेयर का प्राइस है, 2 रुपए एक्स्ट्रा मिल गया, ये सिक्योरिटीज प्रीमियम हो गया। अब इस एंट्री को अगर स्प्लिट करते हैं, ये तो कंबाइंड एंट्री है ना, तुम लोग बचपन में पढ़ते हो। अब अगर इसको स्प्लिट करोगे तो क्या लिखोगे बैंक टू, और एक बार क्या लिखोगे, अब यहाँ क्या क्या होगा बोलो 10 10 2 2। अब बोलो सिक्योरिटीज प्रीमियम कैश में मिला कि नहीं मिला, कैश में ही तो मिला, बैंक टू सिक्योरिटीज प्रीमियम कैश में मिला, रियलाइज्ड इन कैश हुआ कि नहीं हुआ। अब हम दूसरा के एग्जांपल देंगे जहां पर तुम लोग देखना कि रियलाइज्ड इन कैश नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि सेम यही वाला एग्जांपल लिखेंगे, फेस वैल्यू 10 इशू प्राइस 12, ठीक है। तो फिर से एक बार एग्जांपल को रीराइट करो, फेस वैल्यू 10 और इशू प्राइस 12, लेकिन इस बार हम लोग जो शेयर इशू कर रहे हैं ना, वो एसेट परचेस करने के लिए कर रहे हैं। हम लोगों को एक 12 रुपीज का एसेट लेना है। तुम लोग पढ़े होंगे शेयर हम लोग इशू कर रहे हैं, फॉर कैश भी होता है, फॉर काइंड भी होता है, ठीक है। मान लो कोई कंपनी को एसेट चाहिए, वो क्रेडिटर को जाके बोल रही है या फिर सप्लायर को जाके कि मुझे ये एसेट दे दीजिए, बदले में आप शेयर ले लीजिए, क्या वो लेगा, वो तो उस पर डिपेंड करता है, उसको एग्री होगा नहीं होगा। वो तो कोई जबरदस्ती नहीं है कि हाँ कंपनी शेयर देगी तो उसको लेना ही पड़ेगा। अगर उसको लगता है कि हम लेंगे तो वो अपना एसेट बेचेगा। अब बोलो कंपनी एंट्री क्या करेगी, अगर वो एसेट लेके आ रही है बदले में शेयर दे रही है, तो एंट्री क्या होगा, एसेट, बोलो 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 ना। हम्म बोलो अमाउंट क्या होगा, 12 होगा। अभी तो प्रीमियम सिखाया ना, 10 का शेयर प्रीमियम, अभी तो बोला 12 कैसे होगा, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 क्या होगा 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम, यहाँ पर कितना होगा 10, यहाँ पर कितना होगा 2। अब इसको स्प्लिट करो इस एंट्री को, तो क्या लिखोगे एसेट 2 और एसेट 2, तो यहाँ पर कितना होगा 10 10, यहाँ पर कितना होगा 2 2। अब बोलो रियलाइज्ड इन कैश है कि नहीं, रियलाइज्ड इन कैश नहीं होने का मतलब समझ में आया। देखो ये क्वेश्चन में जरूरत नहीं होगा, तुम लोग को लिखा हुआ रहेगा रियलाइज्ड इन कैश है या नहीं है, ठीक है। अगर रियलाइज्ड इन कैश है तो ही तुम लोग यूज करना उसे बोनस डिक्लेयर करने के लिए, और अगर रियलाइज्ड इन कैश नहीं है तो तुम लोग उसको यूज मत करना, ठीक है, क्योंकि ये लॉ में बोला है कि हम लोग यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर समझ में आ गया होगा रियलाइज्ड इन कैश और रियलाइज्ड इन कैश नहीं होने का मतलब क्या है। तो इसका मतलब हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं, फ्री रिजर्व यूज कर सकते हैं। फ्री रिजर्व में क्या क्या आएगा, मैंने बोला सिक्योरिटीज प्रीमियम कौन सा वाला यूज करेंगे, जो हम लोग का रियलाइज्ड इन कैश है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, कैपिटल रिजर्व, ठीक है। अच्छा अब तुम लोग बोलोगे कि अभी तो मैंने बोला था कि हमें हर तरीके का रेवेन्यू आइटम करना है, फिर कैपिटल क्यों कर रहे हैं। ये कैपिटल रिजर्व पे परमिशन है, ठीक है। कैपिटल रिजर्व बोल के अगर कोई रिजर्व है जो कि कैपिटल नेचर का है, देखो कैपिटल रिजर्व कब होता है, जब हम लोग कोई एसेट बेच देते हैं तो उससे जो प्रॉफिट आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। लेकिन नॉर्मली डिविडेंड, ये जो बोनस शेयर है इसके लिए तो हम बार बार बोल रहे हैं कैपिटल नेचर का आइटम नहीं चलेगा, लेकिन लॉ ने बोल रखा है कि कैपिटल रिजर्व बोल के स्पेसिफिकली अगर कोई रिजर्व है तो उसको हम लोग यूज कर सकते हैं, तो हम लोग करेंगे, ठीक है। अब लॉ जैसा बोलेगा वैसा तो हमें चलना पड़ेगा। एंड फोर्थ जो है हम लोग यूज कर सकते हैं कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ठीक है, जिसको हम लिखेंगे CRR शॉर्ट में, ठीक है। तुम लोग जब एग्जाम में लिखना पूरा लिख देना, मैंने CRR लिखा है। अच्छा अब ये CRR कैसे बनता है वो हम एक बार लिख देते हैं, क्रिएटेड आउट ऑफ फ्री रिजर्व, ठीक है। CRR फ्री रिजर्व से ही बनाया जाता है, ठीक है। ये एक ऐसा रिजर्व है जो फ्री रिजर्व, जैसे ऐसे होता है फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR, जब CRR क्रिएट होता है, क्योंकि ये फ्री रिजर्व से बनता है इसीलिए ये लेना अलाउड है। अब ये बनता कब है,
नॉर्मली अगर हम लोग प्रेफरेंस शेयर, कंपनी अगर प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर रही है, रिडीम का मतलब प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है, तो वैसे प्रेफरेंस शेयर का एक टाइम होता है कि 5 साल 10 साल बाद प्रेफरेंस शेयर को क्या करना पड़ेगा, रिडीम। रिडीम का मतलब पैसा वापस करना पड़ेगा। जैसे बैंक से लोन लेते हैं तो लोन का इंटरेस्ट भरते रहते हैं, तो उसमें तो ईएमआई में मुझे जो है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ऐड करके देता है, लेकिन प्रेफरेंस वाले में ऐसा नहीं होता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ईयर टू ईयर डिविडेंड मिलता जाता है, और जब कंपनी बोलेगी कि आपका ये शेयर 10 साल बाद रिडीम हो जाएगा, तो जो कैपिटल पैसा है वो भी वापस हो जाता है। जैसे मान लो कि 100 रुपए लगाया है किसी ने, ठीक है, अब डिविडेंड कंपनी ने बोला था 10%, तो 10 रुपए करके डिविडेंड मिलेगा। अब मान लो ये 5 साल का था, तो 10 रुपए करके 5 साल का डिविडेंड कितना मिल गया, 50। 5 साल बाद ये प्रेफरेंस शेयर को कंपनी रिडीम करेगी, तो फिर उसको कितना वापस करेगी, शेयर होल्डर को 100 कर सकती है, उससे ज्यादा भी कर सकती है। उसको हम लोग बोलते हैं रिडेम्पशन एट पार, रिडेम्पशन एट प्रीमियम, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो जब ये হ্যাঁ প্রিন্সিপাল বাড়বে কিনা সেটা ডিপেন্ড করছে, যেটা আছে সেটা তো দিতেই হবে। এবারে প্রিমিয়ামে কোম্পানি করবে কিনা সেটা কোম্পানি ইস্যুর সময় বলে দেবে যে রিডেম্পশন কিভাবে হবে, वो पहले ही बता देगी, ठीक है। कम में नहीं कर सकती है, ठीक है, या तो पार में कर सकती है या फिर उससे ज्यादा में कर सकती है। वो इशू के टाइम पे कंपनी को बताना पड़ेगा कब करेगी, कितना में करेगी, कितना डिविडेंड देगी, तभी ना कोई खरीदेगा। अगर मुझे पूरा डिटेल्स ही ना पता हो तो हम क्यों खरीदे। तो यहाँ पर वही बोला है। तो सीआरआर कब क्रिएट होता है, मैंने एक एग्जाम्पल दिया, जब प्रेफरेंस शेयर रीडिंग होगा, तो अकॉर्डिंग टू लॉ इनको सीआरआर क्रिएट करना होता है। जब तुम लोग को प्रेफरेंस शेयर पढ़ाएंगे तो उसमें डिटेल्स में बोलेंगे क्यों सीआरआर क्रिएट होता है, लेकिन फ्री रिजर्व से होता है। क्योंकि फ्री रिजर्व से होता है तो अलाउड है कि हम लोग बोनस डिक्लेरेशन के टाइम पे इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एंट्री क्या होगा, एंट्री बता देते हैं। अब हम लोग एंट्री में आ रहे हैं, इसके बाद क्वेश्चन ही कर पाएंगे। देखो जैसे यहाँ पर जर्नल एंट्रीज क्या क्या होगा बोनस डिक्लेरेशन के केस में। अच्छा, क्या हम लोग रिजर्व को कैसे भी यूज कर सकते हैं, नहीं, इसका एक सीक्वेंस है, उसके हिसाब से यूज करना है। जैसे सबसे पहला रिजर्व यूज करना पड़ेगा सीआरआर, सीआरआर अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट, फ्री रिजर्व डेबिट, फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर, टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। ये है मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस। আমি বললাম সিআরআর এ লিখো, অত বড় লেখাটা एसी हटा कैपिटल, इसके यहाँ पर भी लिख लो। इतना बड़ा बड़ा बार बार लिखेंगे ना तो टाइम चला जाएगा, इसलिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। सेकेंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस। देखो सीआरआर कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व हम एक बार बता देते हैं। एसपी मतलब मैंने सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखा है, सीआर मतलब कैपिटल रिजर्व लिखा है, और एफआर का मतलब फ्री रिजर्व लिखा है। एक बार नोट डाउन कर लो, अगर तुम लोग को याद नहीं रहेगा तो यहाँ पर लिख लो, करते करते याद हो जाएगा, एक बार में तो होगा नहीं। अच्छा, ये फोर्थ प्रेफरेंस है। अच्छा, अब इसका भी लॉजिक है क्यों ऐसा होता है। देखो सीआरआर ऐसा है जो कि सिर्फ और सिर्फ बोनस डिक्लेयर के लिए यूज किया जाता है और किसी जगह पे यूज नहीं कर सकते। तो अगर हम लोग बोनस डिक्लेयर करेंगे तो सबसे पहले इसे ही यूज करेंगे। मतलब समझो, जैसे मेरे पास एक 10 रुपए का अच्छा नोट भी है, एक फटा हुआ नोट भी है, ठीक है। मुझे पता है कि हम एक दुकान से रेगुलर ग्रोसरी लेते हैं, उनको अगर दे भी देंगे तो वो ले लेगा, ठीक है। तो हम फटा हुआ नोट लेके सबसे पहले उनके पास ही जाएंगे ना। अगर थोड़ा भी कर हम किसी और के पास जाएंगे तो मुझे देगा नहीं, ठीक है। तो वही जो चीज कहीं नहीं चलेगा, किसी पर्टिकुलर जगह पे ही चलेगा, तो उसका यूज तो पहले वहीं पर करना चाहिए। तो सीआरआर का ओनली यूज क्या है, बोनस। तो अगर हम बोनस डिक्लेयर कर रहे हैं सीआरआर को यूज करेंगे। अगर हम फ्री रिजर्व को यूज कर लेंगे और सीआरआर मेरा पड़ा हुआ है, नेक्स्ट ईयर मुझे अगर फ्री रिजर्व का जरूरत होगा किसी और काम के लिए, तो हम क्या करें, क्योंकि सीआरआर का तो हम यूज नहीं कर सकते। हम फटा नोट ज्यादा रख के अपने पास करें क्या, क्योंकि उसका यूज तो मेरा फ्री नहीं है। सोच के देखो, मेरे पास अच्छा जो भी नोट है हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। जो चीज हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, क्या उसको कहीं पर भी ठिकाने लगाना मुझे सोचना पड़ेगा कि ये 10 रुपए का नोट लेके जा रहे हैं, क्या करना है नहीं करना है। लेकिन फटा हुआ रहने से लगता है ना, पता नहीं कोई तो ले ले भाई, कोई तो ले ले। अब नहीं तो फिर बैंक में जाना पड़ेगा। मतलब बैंक वाला ले लेता है, पैसा थोड़ा सा काट लेगा और ले लेगा, लेकिन थोड़ा बहुत होने से चलता है। हम लोग देते हैं, हम लोग को भी कोई कोई दे देता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही हो रहा है कि अगर सीआरआर
हमारे पास पड़ा हुआ है, हमें पता है कि ये बेचारा सिर्फ और सिर्फ बोनस पे ही काम आ सकता है, तो अगर बोनस का काम कर रहे हैं तो फिर इसका यूज कर लो, क्योंकि ये तो कहीं काम नहीं आने वाला। अब सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व मेरा सेकंड प्रेफरेंस इसीलिए क्योंकि ये तो ऐसे भी मेरा फ्री रिजर्व नहीं है, ठीक है, लेकिन इसमें हमें एक परमिशन दे दिया है कि अगर ये मेरा रियलाइज्ड इन कैश है तो इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो अगर मेरे पास ये आइटम रियलाइज्ड इन कैश है तो हम उसे यूज करेंगे। मतलब देखो, जो भी रेस्ट्रिक्टेड है उसको पहले यूज करेंगे, फटे हुए नोट को क्या करेंगे, पहले यूज करेंगे। मेरे पास 5 अच्छा नोट है, 1 खराब है, तो हम जहां भी जाते हो क्या करोगे, नॉर्मल हम बोल रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे कि किसी को जाकर फटा नोट चिपका दो, हम ये नहीं बोल रहे, लेकिन हम लोग कोशिश क्या करते हैं कि ये नोट का, अच्छा फटा छोड़ो, मतलब गल गया है तो पहले क्या कोशिश करते हैं, ये निकल जाए, क्योंकि वो तो रहते रहते और भी खराब होगा, तो उसी को मार्केट में चलाने का लोग सोचते हैं, ठीक है। तो वही वैसे अभी ऑनलाइन के जमाने में ये सब कम हो गया है, नहीं तो बहुत ऐसा होता है कि लोग उसमें इंक्लूड करके दे देते हैं अगर ज्यादा अमाउंट होता है। तो जो भी हो, तो अगर हमारे पास कोई रेस्ट्रिक्टेड चीज है, बात इतना है, इसको रिलेट करो कि अगर कोई रेस्ट्रिक्टेड चीज है तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, पहले यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इसका यूज तो सब जगह पे है नहीं, ठीक है। अच्छा, अब ये कैपिटल रिजर्व ये भी रेस्ट्रिक्टेड है, ठीक है, तो फिर इसका भी यूज कर लो। अगर ये सबसे हम लोग फिर भी बोनस पूरा नहीं हो पा रहा है तो फिर क्या यूज करोगे, फ्री रिजर्व, ठीक है, क्योंकि फ्री रिजर्व को तो हम लोग कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। सबसे अच्छा बात यह है कि नेक्स्ट ईयर भी तो डिविडेंड डिक्लेयर करना है। अगर नेक्स्ट जब डिविडेंड तो बंद नहीं हो रहा है, बोनस तो कभी कभी कंपनी देती है, तो अगर नेक्स्ट जब डिविडेंड दोगे तो कहां से दोगे, ये नहीं यूज कर पाओगे, ये नहीं कर पाओगे, ये नहीं। अगर फ्री रिजर्व को यूज कर लोगे, मान लो फ्री रिजर्व कर दिए हो खाली, अब देना है डिविडेंड, कहां से दोगे, कहां से दोगे। तो ये अगर पड़ा हुआ था तो पहले इसको यूज करो, तब ना हम लोग क्या करेंगे, इसका स्पेसिफिकली जो है रिजर्व उसका पहले यूज करो, इसलिए प्रेफरेंस के हिसाब से मैंने लगा दिया, ठीक है। अब इसका नरेशन लिख लो, बीइंग बोनस डिक्लेयर, ठीक है, बीइंग बोनस पेबल, बीइंग बोनस पेबल, बीइंग बोनस पेबल। अच्छा, फिर इसके बाद बोनस शेयर अलॉट करो, लिखो बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट। अच्छा, और एक चीज बोल देते हैं, कोई होल्डर लिखते लिखते अगर इसे कैपिटल लिख दोगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये हम लोग बोल रहे हैं कि शेयर होल्डर को दे रहे हैं। शेयर होल्डर और शेयर कैपिटल एक चीज नहीं होता है। शेयर होल्डर मतलब किसी पर्सन को हम लोग बता रहे हैं। अब कंपनी का इतना लोग होता है कि उनको अलग अलग नाम से रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि देखो ये कोई पार्टनरशिप है कि इंडिविजुअल बिजनेस है कि एस कैपिटल बीस कैपिटल बोल दिया, 3-4 लोगों का तो बात है नहीं, कंपनी में मतलब बहुत सारे लोग होते हैं, इसीलिए यहाँ पर हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते बोनस टू मिस्टर ए, बोनस टू मिस्टर बी, वो तो ह्यूज हो जाएगा। इसलिए क्या बोलेंगे, उन सबको क्या बोलते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर, इसीलिए इक्विटी शेयर होल्डर ही लिखना है। और गलती से भी कैपिटल लिखोगे तो ये पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, वो कैपिटल नहीं होगा। तो यहाँ पर हो गया बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ पर लिख दो बीइंग बोनस शेयर इशूड, ठीक है। बोनस शेयर हम लोगों ने क्या कर दिया है, इशू कर दिया है। अच्छा, और अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर पार्टली पेड है, ये मैंने बोला था ना, पहले हम लोग को उसको क्या करना पड़ेगा, फुल्ली पेड करना पड़ेगा, ये बात मैंने बोला था, बोला तो था, लेकिन लिखवाया कि नहीं मुझे याद नहीं है, तो एक बार लिख लो, इफ द एग्जिस्टिंग शेयर्स आर partly paid up, then first make them fully paid up, ठीक है। तुम लोग अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, मैंने ऐसे ही इन जनरल लिख दिया है। बाई पासिंग द एंट्री, एंट्री भी बोल देते क्या होगा, बाई पासिंग द एंट्रीज, क्या क्या एंट्रीज हमें पास करना पड़ेगा। अगर तुम लोग भूल गए हो कंपनी अकाउंट्स का तो देखो, हम एक एग्जांपल से ही बता देते कैसे एंट्री हुआ। मान लो फेस वैल्यू है 10 रुपीज, ठीक है, इशू प्राइस भी था 10 रुपीज, और कॉल्ड अप किया था कंपनी ने 6 रुपीज, ठीक है। तो बोलो अनकॉल्ड कितना है, तो बोलो कैसे कॉल करोगे, एंट्री क्या होता है, 4 रुपीज कॉल का एंट्री करता है, बोलो। अरे 12 में तो भर भर के कंपनी अकाउंट्स किया होगा तो। मैम पहले शेयर एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करेंगे,
तो क्या एंट्री होगा बोलो? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। अच्छा, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, ये हाँ एप्लीकेशन का रिसीव करेंगे। अब देखो, क्योंकि मैंने बोला है कि कॉल्ड अप 6, तो ये इम्प्लाइड है कि एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हो गया होगा। सोच के देखो, बिना एप्लीकेशन के पैसा रिसीव किए तो आगे का फॉरवर्ड हो ही नहीं सकता है, तो इसमें कुछ और ही होगा। एनदर कॉल, नॉट एप्लीकेशन, है ना? एप्लीकेशन यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं। कुछ भी तुम लोग शेयर कॉल बोल दो, ठीक है? तुम लोग को फर्स्ट सेकंड कुछ नहीं बोलना है, तुम लोग शेयर कॉल से मुझे एंट्री बता सकते हो। मतलब हम ये बोल रहे हैं अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल नहीं बोल के शेयर कॉल बोलो। हाँ बोलो, सही। इक्विटी शेयर, कॉल, अकाउंट। हम बोल रहे कॉल का नाम मत दो, इन जनरल टर्म में मैंने कॉल लिख दिया, ठीक है? अब एक एक करके लिख के दिखाएंगे तो टाइम लगेगा। इक्विटी शेयर, कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना कॉल करेंगे? 4 रुपीज, ठीक है? अच्छा, अब जब पैसा रिसीव होगा, ये क्या हो गया? बीइंग द, इसको क्या एंट्री बोलते हैं? ड्यू एंट्री, है ना? बीइंग कॉल मनी ड्यू, मतलब हम लोगों ने उनको बता दिया कि पैसा दे देना है, क्योंकि एक बार डिक्लेयर होता है उसके बाद एक टाइम रहता है, उसके अंदर पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है? ऐसा नहीं कि कंपनी आज बोल दी तो आज ही देना पड़ेगा, ऐसा नहीं बोलती है कंपनी। कंपनी बोल देती है इतने दिन के अंदर दे देना पड़ेगा, तो ये ड्यू। अब जब रिसीव होगा, अब वो वाला एंट्री होगा जो तुम बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कॉल। अब ये कॉल की जगह तुम लोग लिख लेना, फर्स्ट कॉल होगा तो फर्स्ट लिख लेना, सेकंड होगा सेकंड लिख लेना, फाइनल होगा फाइनल लिख लेना, अलॉटमेंट होगा अलॉटमेंट लिख लेना। बीइंग कॉल मनी रिसीव्ड, ठीक है? ये हो गया कॉल मनी रिसीव। अच्छा, अब चलो, अब हम लोग थोड़ा बहुत केपेबल हो चुके हैं क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है? देखो, ये वाला क्वेश्चन करेंगे। देखो देखो क्या बोला, बहुत कुछ बोल दिया। समझ में आया बोनस क्या होता है? ठीक है, बोनस का कंसेप्ट। अच्छा, सबका लिखना हो गया है? हाँ, तो फिर ये वाला क्वेश्चन करते हैं। जैसे देखो, बोला है अल्फा कंपनी अनाउंस बोनस इशू टू इट्स शेयर होल्डर इन द रेशियो ऑफ 2:3, ठीक है? अब मुझे ये बताओ, इसका मतलब कितने शेयर के बदले कितना शेयर मिलेगा? हाँ, ये मुझे हमेशा कौन सा बताता है, न्यू या ओल्ड? ये न्यू, ये न्यू वाला है ना? नहीं सॉरी, ये ओल्ड वाला। हाँ, और ये क्या है? न्यू वाला, ठीक है? तो अगर किसी के पास 3 शेयर्स है तो उसे कितना मिलेगा? 2 शेयर्स फॉर एवरी 3। अच्छा, बोल भी दिया है, बोल दिया, अच्छा बात है। अगर नहीं बोलेगा तो तुम लोग को ऐसे ही समझना पड़ेगा। शेयर होल्डर एक्स है 6000 शेयर्स, एक्स के पास पहले से ही 6000 शेयर्स है। बिफोर अनाउंसमेंट ऑफ बोनस इशू, हाउ मच शेयर्स वुड ही हैव आफ्टर बोनस इशू? तो बोनस इशू होने के बाद उनके पास टोटल कितना शेयर होगा, ये तुम लोगों को बताना। बोलो, হ্যাঁ 2000, মানে আমি বলছি টোটাল কতগুলো শেয়ার হবে আগেরটার এখন একটা 8000। হ্যাঁ 2000 ঠিক বলেছো, কিন্তু দুটো আমাদেরকে দুটো অ্যাড করে জিজ্ঞাসা করেছে। না 8000 তো হচ্ছে না, মনে হচ্ছে বেশি হচ্ছে। দেখো ঠিক করে कैलकुलेट किए बिना कैसे करोगे? 10,000 होगा सब टोटल को, टोटल करके 10,000 होगा। पहले बोनस निकालो, नहीं तो कैसे समझ में आएगा? बोनस शेयर कितना होगा? 4,000 होगा, क्योंकि कितना मिल रहा है? 3 के बदले देखो हम करके दिखा देते कैसे करके करना पड़ेगा ये, लेकिन मेन क्वेश्चन नहीं है। मेन क्वेश्चन का ये एक वर्किंग नोट होगा बेसिकली। चलो देखो, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल 1 ले लिया। हमें बोला क्या है? बोनस का रेशियो 2:3, ठीक है? ये क्वेश्चन में ही गिवन है। ये मेरा है ओल्ड और ये मेरा क्या है? न्यू। तो देखो, हम तो यूनिटरी मेथड फॉलो करते हैं, तुम लोग कैसे करके करते हो मुझे नहीं पता, हम तो बचपन में ऐसे ही सीखे हैं। देखो, फॉर 3 शेयर्स कितना नया शेयर्स मिलेगा? 2 न्यू शेयर्स, ठीक है? अच्छा, तो इसके बाद हम लोग एक से अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है? मैंने ऐसे सीखा है, बहुत से लोग ऐसे कुछ कुछ क्रिस क्रॉस करके भी समझते हैं, लेकिन मुझे वो नहीं पता चलता है। अगर तुम लोग उसमें कंफर्टेबल हो कर सकते हो, मैंने ऐसे सीखा है तो हम इसमें कंफर्टेबल है। देखो,
3 शेयर्स के बदले 2 मिलेगा, तो एक के लिए कम ही मिलेगा, तो कम मिलने से डिवाइड होता है, मुझे ये लॉजिक पता है, कम हमेशा डिवाइड होता है, तो 2/3। अब मुझे मिस्टर एक्स का होल्डिंग निकालना है, तो उनके पास कितना शेयर था, 6000, तो 6000 शेयर्स के लिए इनको कितना बोनस शेयर मिलेगा, अगर एक के लिए 2/3 मिलेगा तो 6000 के लिए ज्यादा मिलेगा, ज्यादा मिलने से होता है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, तो यहाँ पर हो गया मेरा 4000, ठीक है, तो टोटल नंबर of share after bonus declaration, पहले कितना था 6000, अभी कितना हुआ 4000, तो टोटल कितना हुआ 10,000। देखो समझ में आ गया कैसे होगा। अच्छा अब ये वाला क्वेश्चन देखो क्या बोला है, फॉलोइंग आइटम्स अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ भारत लिमिटेड ए लिस्टेड कंपनी एज ऑन 31 मार्च 2020। लिस्टेड मतलब स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, ठीक है, 40,000 इक्विटी शेयर है इनके पास, तो 10 रुपीज वाला, इसीलिए कैपिटल कितना हो गया 4 लाख, ये नंबर ऑफ शेयर्स था और एक एक शेयर का वैल्यू कितना था 10, तो टोटल कैपिटल कितना होगा 4 लाख। इनके पास सीआरआर भी है कितना 55,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम है, मैंने बोला था ना क्वेश्चन बता देगा, तुम लोग को कुछ ढूंढना नहीं पड़ेगा, कैसे ढूंढोगे, वैसे तो पता नहीं चलेगा। कलेक्शन इन क्या बोला है कैश, जनरल रिजर्व भी बोल दिया है, सरप्लस दैट इज क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएल बोल दिया है 50,000। द कंपनी डिसाइड टू इशू टू इक्विटी शेयर होल्डर बोनस, इक्विटी शेयर होल्डर्स बोनस शेयर्स एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर्स हेल्ड। ये तो लैंग्वेज में ही दे दिया, अगर किसी के पास पुराना 4 है, हाँ मतलब हम लोग रेशियो कैसे लिखते हैं बोलो, हाँ मतलब न्यू और ओल्ड लिखते हैं, ठीक है, अल्फाबेटिकली क्या होता है एम एन ओ ही तो होता है ना, एबीसीडी याद रखने का तरीका बोल रहे हैं, अल्फाबेटिकली एन के बाद ही ओ आता है, तो रेशियो मेरा क्या बनेगा n:o, तो n का मतलब न्यू और o का मतलब ओल्ड, अब याद रह जाएगा, ठीक है, इसको यूज कर सकते हो। तो 1 शेयर्स फॉर 4 शेयर्स हेल्ड, मतलब ये 4 है और ये 1 है, मतलब रेशियो मेरा 1:4 है। अच्छा, इट डिसाइडेड दैट देयर शुड बी मिनिमम रिडक्शन इन फ्री रिजर्व, मैंने बोला ना क्यों मिनिमम रिडक्शन चाहते हैं ये फ्री रिजर्व में, अभी तो समझाया था, क्योंकि ये सब रेस्ट्रिक्टेड रिजर्व ना हर जगह यूज नहीं कर सकते, तो अगर बोनस में यूज कर सकते हो तो कर लो, ठीक है। फिर बोल रहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, तो तुम लोग को बोनस का जर्नल एंट्री पास करना है, तो बेसिकली करना क्या है, वही रिजर्व जितना भी यूज होगा डेबिट टू क्या होगा बोनस टू शेयर होल्डर, बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। लेकिन पहले ये पता करो कि कंपनी जब बोनस इशू कर रही है तो कितना सारा बोनस इशू कर रही है और उस बोनस शेयर का वैल्यू कितना है। एंट्री तो रुपीज से होगा, एंट्री तो नंबर ऑफ शेयर से नहीं होगा, तो पहले क्या निकालोगे नंबर ऑफ बोनस शेयर, फिर बोनस शेयर का वैल्यू निकालोगे, तो नंबर ऑफ बोनस शेयर्स निकालो। हाँ टोटल शेयर्स 40,000, रेशियो है हम लोग का 10,000, 10,000, ठीक है, तो कैलकुलेट करो। तो पहले हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं एक वर्किंग नोट, जिसमें हम लोग निकालेंगे कि कितना सारा बोनस शेयर होगा, जो कि अभी अभी तुम लोगों ने सीखा, बस वैल्यू अलग है, तुम लोग ये निकाल सकते हो। नंबर ऑफ बोनस शेयर टू बी इशू, अच्छा कैसे होगा 40,000 इंटू 1/4, ठीक है। अब हम इसको ना बार बार ऐसे तो लिखेंगे नहीं, तुम लोग को अगर ऐसे लिखने से कंफर्टेबल है तुम लोग साइड में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हम और इसको बार बार वैसे नहीं लिख रहे, तो ये तुम लोग करके देखो ऐसे ही आएगा, ठीक है। 4 के बदले 1, तो 1 के बदले 1/4, तो 40,000 इंटू 1/4 तो कितना हो जाएगा 10,000, ठीक है, 10,000 बोनस शेयर होगा। अब वैल्यू निकाल, वैल्यू ऑफ बोनस शेयर। अब देखो क्वेश्चन में बोला नहीं है कि बोनस शेयर का रेट क्या है, तो जो रेट चल रहा था वही मानेंगे, ठीक है, कंपनी वैसे भी रेट बढ़ा के थोड़ी ना देगी। तो यहाँ पर कितने का शेयर था, तो फिर ये 10 ही रहेगा, ठीक है। तो वैल्यू कितना हो जाएगा 10,000 शेयर्स कितने रुपए वाला देगी 10 रुपीज वाला, तो कितना हो जाएगा कैपिटल 1 लाख, ये रुपीज है, ठीक है। ये नंबर ऑफ शेयर्स है, अगर 10,000 नंबर ऑफ बोनस शेयर डिक्लेयर हो रहा है तो कितना सारा बोनस, ये हो गया बोनस शेयर का कैपिटल वैल्यू, ठीक है 1 लाख। अब एंट्री पास करेंगे, तो एंट्री कैसे होगा, सबसे पहले
देखो इन द बुक्स ऑफ ये सब लिखना पड़ेगा, एक क्वेश्चन में लिख दे रहे, ठीक है, बाकी फॉर्मेट तुम लोग एग्जाम में बना लेना, तुम लोग को पता है जर्नल एंट्री का फॉर्मेट क्या होता है। इन द बुक्स ऑफ भारत लिमिटेड, हम उतना फॉर्मेट नहीं फॉलो कर पाएंगे, तो तुम लोग ऐसा नहीं है कि एग्जाम में बिना फॉर्मेट के करके आ जाओगे, तुम लोग अपना प्रेजेंटेशन सही रखना। तभी हम थोड़ा सा लिख देते हैं, नेक्स्ट वाले से और नहीं लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग को कितना रिजर्व का जरूरत होगा, 1 लाख, ठीक है। अब सबसे पहले कौन सा रिजर्व यूज करेंगे, देखो इनका ट्रायल बैलेंस, सबसे ये पूरा लेना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि हमें जरूरत कितने का है, 1 लाख, ठीक है, उसमें से ये पूरा लेना पड़ेगा, नहीं तो कैसे होगा, पूरा तो लेना ही पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद कौन सा लेंगे, क्या ये भी पूरा लेना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि ये दोनों मिला के कितना हुआ, 85 ही तो हुआ, मुझे चाहिए कितना, 1 लाख, और भी चाहिए, और कहाँ से लेंगे, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व से जितना जरूरत होगा उतना ले लेंगे, काफी है, हाँ, जितना होगा कत, अच्छा, तो उतना लेना पड़ेगा। अब एंट्री करो, रिजर्व तो क्रेडिट होता है जब क्रिएट करते हैं, और रिजर्व का यूज करेंगे तो रिजर्व क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अब हम सीआरआर लिखेंगे, तुम लोग चाहो तो पूरा लिख लेना, ठीक है। सीआरआर अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा, जितना है पूरा ही लेना पड़ रहा है, तो 55,000, ठीक है। सिक्योरिटीज प्रीमियम ले सकते हैं, इसका रीजन बस इतना ही है क्योंकि ये रियलाइज्ड इन कैश है, अगर रियलाइज्ड इन कैश नहीं होता तो नहीं ले सकते थे। कितना हो जाएगा, 30,000। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, यहां से कितना लेना पड़ेगा, 15,000, ठीक है। ये कैसे निकला, नॉर्मल बात है, 1 लाख चाहिए, मुझे 55 और 30 मिल गया, और बैलेंस करके निकाल लो कितना होगा, ठीक है। 2 क्या लिखेंगे, बोनस 2, इक्विटी शेयर होल्डर कितना हो जाएगा, 1 लाख। अच्छा, नैरेशन भी हम नहीं लिख रहे, तुम लोग लिख देना, बीइंग, क्या लिखोगे, बीइंग इशू ऑफ बोनस या बीइंग बोनस पेएबल, जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो, हाँ, लिखवाया है मैंने, देखो, बीइंग बोनस पेएबल या बीइंग इशू ऑफ बोनस, कोई भी लिख सकते हो। अब जब अलॉट करोगे तो क्या लिखोगे, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर, अभी भी लिखवाया, 2 क्या लिखोगे, इक्विटी कैपिटल 1 लाख। एंट्री तो मैंने बोला ना, अगर एंट्री बताते तो अभी 5-10 क्वेश्चन ही कर देते, हो जाता। एंट्री बस 2 ही है, इसको क्या लिखोगे, इसको लिखना बीइंग कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व, ये शायद मैंने नहीं लिख पाया था, ठीक है। इसको तुम लोग लिखना बीइंग कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व, ये बीइंग बोनस शेयर इशूड लिखवा है, एक ही बात है। देखो, 2 चीज लिख सकते हो, या तो लिख सकते हो बीइंग बोनस शेयर इशूड, या फिर बीइंग बोनस शेयर अलॉटेड, या फिर लिख सकते हो बीइंग कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व। कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व का मतलब क्या हो जाता है, बोनस शेयर इशूड, ठीक है। मतलब जो है, देखो, नैरेशन का मतलब क्या होता है, किस बात का एंट्री किए हो उसका तुम्हें बताना पड़ेगा, तो उसके लिए तुम लोग कुछ भी लैंग्वेज यूज करो, कंसेप्ट नहीं बदलना चाहिए कि हम इस बात का नैरेशन लिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला हम लोग का इलस्ट्रेशन 1 हो गया, बस इसमें इतना ही। तो ये वाला अभी नहीं कर सकते हम लोग। इलस्ट्रेशन 3, इसका एंट्री कर लेंगे, बैलेंस शीट तुम लोग बाद में करना। देखो, यहाँ पर बोला है फॉलोइंग नोट्स पर्टेन टू द बैलेंस शीट ऑफ सॉलिड लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2022। ऑथराइज्ड कैपिटल में देखो, प्रेफरेंस शेयर्स भी है, देखो मैंने बोला ना, प्रेफरेंस शेयर्स के आगे हमेशा रेट लिखा हुआ रहता है क्योंकि इनको फिक्स डिविडेंड मिलता है। जब इशू करोगे तो कंपनी को मैंडेटरी है, बताना पड़ेगा कितना मिलेगा। इक्विटी शेयर के आगे कोई फिक्स नहीं होता, ये तो घर वाले हैं, ज्यादा हुआ ज्यादा ले लेंगे, कम हुआ कम ले लेंगे, नहीं हुआ नहीं लेंगे, लेकिन ये अपना 12% लेंगे ही लेंगे। ऑथराइज्ड कैपिटल, लेकिन यहाँ दिया हुआ है इशूड कैपिटल एंड सब्सक्राइब, दोनों में डिफरेंस कोई बता सकता है मुझे, ऑथराइज्ड और इशूड एंड सब्सक्राइब में डिफरेंस क्या है? ऑथराइज्ड, ऑथराइज मतलब जितना लिमिट है, ठीक है। मतलब इस कंपनी को लिमिटेशन है कि ये 10,000 से ज्यादा प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकती है। ये कहाँ लिखवाया होगा, ए में, ठीक है। अगर बढ़ाना चाहती है तो अमेंडमेंट करवाना, मतलब फिर से जाके उसको चेंज करवाना पड़ता है। और इक्विटी शेयर कितना इशू कर सकती है, 1 लाख, मैक्सिमम 1 लाख, मिनिमम कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अब इसमें से देखो, इन्होंने प्रेफरेंस शेयर कितना इशू किया है, 8,000।
बाकी और कितना है 2000 कर सकता है फ्यूचर में, 1 लाख में कितना किया है 90,000, तो और भी फ्यूचर में मैक्सिमम 10,000 कर सकता है। अब प्रेफरेंस शेयर 10 इज फुल्ली पेड, 10 वाला ही था, 10 इज फुल्ली पेड है, मतलब सभी ने पैसा दे दिया जितने भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर थे, और कितना पैसा मिल गया 80,000। इक्विटी शेयर 10 इच है लेकिन 8 पेड अप है, तो ये क्या है पार्टली पेड अप। तो और कितना कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग बोनस वाला ही क्वेश्चन पढ़ रहे, तो बोनस का ही होगा, तो बोनस डिक्लेयर करने के पहले पार्टली पेड अप शेयर को हमें क्या करना पड़ेगा फुल्ली पेड अप करना पड़ेगा। तो कितना कॉल करेंगे 2 रुपीज, ठीक है। अच्छा, अब रिजर्व सरप्लस है इनके पास, देखो जनरल रिजर्व यूज कर सकते हैं, रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं, अभी तो बताया मैनिपुलेटेड होता है। सिक्योरिटीज प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश, प्रॉफिट एंड लॉस, लेकिन हमारा सीक्वेंस क्या रहेगा, पहले ये वाला, उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये वाला, ठीक है, ऐसे यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब सिक्योर्ड लोन देखो, यहाँ पर बोला है 12% डिवेंचर, मतलब इनका लोन है, डिवेंचर इशू किया है इन्होंने, और वो भी सिक्योर्ड वाला, ठीक है। अभी डिवेंचर से तो हमें खास कुछ लेना देना है नहीं। बोल रहा है 1 अप्रैल 2022 द कंपनी हैज मेड फाइनल कॉल, 2 रुपया बाकी था ना, वो तो करना ही पड़ेगा। अगर बोनस डिक्लेयर करना है तो पहले पार्टली पेड को फुल्ली पेड अप करो, 2 इच और 90,000 इक्विटी शेयर, क्योंकि उन्होंने 90,000 ही तो इशू कर रखा था, तो सभी से कितना करके कॉल करेंगे 2 रुपीज करके। द कॉल मनी वॉज रिसीव्ड बाय 20th अप्रैल। अब डेट अगर दिया हुआ है तो तुम लोग को जब जर्नल एंट्री पास करोगे तो तुम लोग को डेट लिखना पड़ेगा। देखो 1 तारीख कंपनी ने कॉल किया कि 2-2 रुपए दे दो, फाइनल कॉल का रिसीव कब किया, मैंने बोला ना ऐसा नहीं होता कि आज बोला आज ही दे दो, टाइम दिया जाता है। Thereafter the company decide to capitalize its reserve। अब ये बोलने से ये मत समझो कि क्या बोल दिया नया चीज, क्या बोला है बोनस, कैपिटलाइजेशन इट्स रिजर्व का मतलब ही क्या होगा बोनस, मैंने बता दिया। ये देख के ये मत सोचो कि ये कुछ नया चीज है, ये देखो बाय वे ऑफ बोनस एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड, तो NO, ठीक है, तो हाँ 1:4। So necessary entries in the books of the company and prepare the extract balance sheet immediately after bonus issue, assuming that the company has passed necessary resolution at its general body meeting फॉर इंक्रीजिंग ऑथराइज्ड कैपिटल। इसका मतलब हम समझा देंगे, पहले हम लोग जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं कंपनी का बोनस इशू का, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा एंट्री होगा, पहले पार्टली पेड अप शेयर को क्या करना पड़ेगा फुल्ली पेड अप, फिर चेक करेंगे कि बोनस कितना सारा इशू करना पड़ेगा, फिर उसका कैपिटल वैल्यू, फिर रिजर्व का एंट्री होगा, ठीक है। तो चलो पहले हम लोग ये एंट्री कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन 3 इन द बुक्स ऑफ सॉलिड लिमिटेड, in the books of solid limited, date, particulars, debit, credit। सबसे पहले 1 अप्रैल को इन्होंने डिक्लेयर, सॉलिड लिमिटेड बताया 1 अप्रैल 2022, ठीक है 1 अप्रैल 2022। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा, कितना होगा 90,000 शेयर्स था और फाइनल कॉल का ड्यू अमाउंट था पर शेयर 2 रुपीज करके, है ना, तो कितना हो जाएगा 1,80,000। अच्छा, बीइंग फाइनल कॉल मेड, उसके बाद 20th अप्रैल को क्वेश्चन में बोला हुआ है 20th अप्रैल 2022 को इन्होंने वो अमाउंट रिसीव भी किया कंपनी ने। अब क्या एंट्री होगा, हाँ बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, ठीक है, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 1,80,000 बीइंग फाइनल कॉल रिसिप्ट। अगर कोई अमाउंट रिसिप्ट भी लिखते हो तो भी ठीक है। अच्छा, अब चेक करो कि कितना सारा बोनस शेयर इशू होगा, उसके हिसाब से नेक्स्ट एंट्री होगा। तो उसके लिए एक वर्किंग नोट का जरूरत होगा, और तो 2 ही एंट्री चाहिए होगा। यहाँ पर वर्किंग नोट बना लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ बोनस, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ बोनस
शेयर इशूड। देखते हैं कितना सारा बोनस शेयर इशू होगा। कितना बोला था? एट द रेट ऑफ 1 फॉर एवरी 4 शेयर्स हेल्ड। तो 4 के लिए एक के लिए 1/4, तो 90,000 था। 1/4 इंटू 90 कितना होगा? 22,000। और वैल्यू लिखो, वैल्यू ऑफ बोनस शेयर 22,500 इंटू कितना करके होगा? जितना था, कुछ नहीं बोला है तो जैसा था वैसा ही 10। 2,25,000 2,25,000 का बोनस का वैल्यू हुआ। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग एंट्री कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले कौन सा रिजर्व यूज करेंगे वो देख लेना पड़ेगा। सबसे पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, चलो सबसे पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या पूरा यूज कर लेंगे? हाँ, काफी ज्यादा चाहिए, 20,000 ही तो है। तो यहाँ पर लिखो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 20,000। अच्छा, नेक्स्ट क्या यूज कर सकते हैं? जनरल रिजर्व 1,60,000 पूरा चाहिए। हाँ, पूरा ही चाहिए। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,60,000, तो भी पूरा नहीं हुआ, ओनली 180 हुआ है। हम लोग को तो चाहिए 2,20,000 है। এটা দেয়নি কবে বোনাস এ করছে, সেই জন্য এর পর পরই করে দিতে পারেন। এটা স্পেসিফিক্যালি আমাদেরকে ডেটটা কিছু দেয়নি। डेट देंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या यूज करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में से कितना लेना पड़ेगा? 45,000। तो लो, टू बोनस टू शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर 2,25,000 being बोनस डिक्लेयर। अब इसको मतलब इनको अलॉट भी कर दो। अगर कोई डेट होता तो हम लोग डेट जरूर लिखेंगे, लेकिन है नहीं यहाँ पर कोई डेट। बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तुम लोग खुद से लिखो एंट्री, एक ही तो एंट्री है। मेरे को यहाँ पर बोर्ड में देखने का भी जरूरत नहीं है, तुम लोग खुद से लिखो। बी कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व लिख सकते हो, या फिर बीइंग बोनस इशू, जो ठीक लगे। मेरा एंट्री और देखने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम लोग तो सीख गए हैं कैसे होगा। तुम लोग सिर्फ मेरे साथ तसल्ली के लिए लास्ट में मैच कर लेना कि जो लिखे हो ठीक लिखे हो कि गलत लिखे हो। ठीक है। अच्छा, अब तुम लोग को एक छोटा सा पॉइंट बताएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में हम लोगों को बैलेंस शीट भी बनाने बोला है, लेकिन बैलेंस शीट बनाने में तो भी काफी टाइम लगेगा, तो वो तो हम नहीं बनाएंगे अभी। लेकिन तुम लोग को यहाँ पर एक पॉइंट बोला था। ठीक है, पहले देख लो, सब कोई लिख लियो कंप्लीट। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या बोला है कि बैलेंस शीट तो बनाना है। ये एक बार स्किप करते हैं, तुम लोग को होमवर्क देंगे, देखेंगे तुम लोग बना पाते हो कि नहीं। कंपनी हैड पास नेसेसरी रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन होता है ना, मीटिंग में रिजोल्यूशन पास होता है, मतलब वोट होता है। स्पेशल रिजोल्यूशन होता है और एक क्या होता है? ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। तो कंपनी ने रिजोल्यूशन पास करवाया है अपने जनरल बॉडी मीटिंग में, ताकि वो ऑथराइज्ड कैपिटल को इंक्रीज कर पाए। ऐसा क्यों? अच्छा, अब देखो इनका ऑथराइज्ड कैपिटल था कितना, हम दिखाते हैं कितना था, मतलब इक्विटी का बोलो। ठीक है, प्रेफरेंस में तो कोई चेंजेस नहीं हुआ है। हाँ, कितना था? 1 लाख। अच्छा, अब बोनस कितना इशू हुआ है, तुम लोग बताओ। नंबर ऑफ बोनस शेयर बोलो ना, कितना इशू हुआ? 22,500। ठीक है, तो अब बोलो मेरे पास अगर ऑथर, अब मेरा इशूड कैपिटल फिर कितना दिखेगा? अच्छा छोड़ो, ऐसा नहीं, चलो ऐसे बताते हैं। मैंने पहले कितना इशू कर रखा था? 90,000। अब मैंने कितना इशू कर दिया? टोटल कितना इशूड हो गया? ऐड करो ना, कत হচ্ছে 1,02,500 দেখে নাও তাহলে না, এক এক হচ্ছে 1,12,500। ये मेरा क्या हो गया? टोटल इशूड नंबर ऑफ शेयर्स। लेकिन ऑथोरिटी कितना था? ये पॉसिबल है?
तभी बोला कि मीटिंग करो, मीटिंग करके इसका वैल्यू को क्या करना है, बढ़ाना है। अगर तुम लोग इसको 1 लाख ही लिख दोगे जब बैलेंस शीट बनाओगे तो वो क्या हो जाएगा, गलत। अच्छा, मैंने प्रेफरेंस शेयर में क्यों नहीं चेक करवाया? अगर ऐसे किसी के दिमाग में आ रहा है तो प्रेफरेंस शेयर में कोई चेंजेस थोड़ी ना हुआ है, नहीं, ये फिक्स्ड का बात नहीं है, डिविडेंड का फिक्स। प्रेफरेंस शेयर में तो कोई चेंजेस ही नहीं हुआ है, तो फिर उसमें तो कोई इम्पैक्ट आएगा ही नहीं, लेकिन यहाँ तो इम्पैक्ट आया। अब हम लोग ऑथराइज्ड कैपिटल को कितना बढ़ाए, तो देखो दो चीज कर सकते हो। अभी मैंने क्या दिखाया, 90,000 प्लस कितना हुआ, 22,500, तो टोटल कितना हुआ था, 1 लाख। ठीक है, तो फिर इसको कितने से बढ़ाना पड़ेगा, प्लस 12,500, तो हो जाएगा। एक ऐसा कर सकते हो, ये एक ऑप्शन हमें दिया गया है कि जितना ज्यादा हो रहा है उतने से बढ़ा दो, या और एक ऑप्शन भी है, क्या कर सकते हैं, जितना बोनस डिक्लेयर किए हैं उतने से बढ़ा देते हैं तो भी चलेगा। मतलब या तो 12,500 से बढ़ा दो, या फिर पूरा पूरा बोनस से बढ़ा दो, मतलब 22,500 से बढ़ा दो। दोनों में से जो भी करोगे ठीक है, लेकिन बढ़ाना पड़ेगा। अब हम बता देते हैं उसका रूल्स, हम बता देते कैसे करके करना पड़ेगा, मतलब रूल्स क्या होगा वो लिख लो, ठीक है, दोनों तरीके से होगा। देखो यहाँ पर लिखो, ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल इंक्रीज्ड आफ्टर बोनस इशू, कैसे हमें उसे ट्रीट करना पड़ेगा। दो रूल्स हैं, एग्जिस्टिंग ऑथराइज्ड कैपिटल प्लस न्यू बोनस इशू, और दूसरा रूल्स ये है, existing authorized capital plus additional shares, ब्रैकेट में लिखो नंबर ऑफ बोनस इशू माइनस अनयूज्ड ऑथराइज्ड कैपिटल। लिख लो पहले ये वाला, फिर हम बताते हैं, यही क्वेश्चन के साथ समझा देंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये रटने का कोई जरूरत नहीं है, सिंपल कंसेप्ट है। देखो जैसे कि अभी यही वाले क्वेश्चन से हम समझाते हैं, इसी क्वेश्चन का एग्जांपल लेते हैं। इस क्वेश्चन में मुझे बोलो एग्जिस्टिंग ऑथराइज्ड कैपिटल कितना था, 1 लाख। मतलब अगर हम लोग नंबर ऑफ शेयर से देखें तो 1 लाख, और अगर कैपिटल देखें तो कितना हो रहा है, 10 लाख। तो हम नंबर ऑफ शेयर से दिखा रहे हैं, इंटू 10 करेंगे तो कैपिटल मिल जाएगा, ठीक है। तो तुम लोग यहाँ पर नंबर भी लिख सकते हो, डायरेक्ट कैपिटल भी लिख सकते हो। तो हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं कितना, 1 लाख। हम नंबर से दिखा रहे हैं, तुम लोग भी नंबर से ही करना, ठीक है। ये मैंने कैपिटल जरूर लिखा है, लेकिन तुम लोग जब कैलकुलेशन करोगे ना, नंबर से करना। 1 लाख था, अब ऐड कर देंगे बोनस इशू। बोलो कितना सारा बोनस इशू हुआ, 22,500, तो टोटल कितना हो गया, एक हमारे पास ये ऑप्शन है, ठीक है। क्यों, क्योंकि मेरा 1 लाख ऑथोरिटी दिखा रहा है, मेरा टोटल इशू कितना हो चुका है, पहले का 90 और अभी का 22,500। देखो पहले का कितना था 90 और अभी का कितना हुआ 22,500, टोटल करने से कितना आया था 1,12,500, ठीक है। तो अगर मेरा टोटल 1,12,500 मार्केट में इशू हो चुका है तो हम अपना 1 लाख नहीं रख सकते। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, एग्जिस्टिंग में ऐड कर दो जितना एक्स्ट्रा डिक्लेयर हुआ है, ये कर सकते हो, या फिर ऐसे कर सकते हैं हम लोग। कैसे, यहाँ पर एग्जिस्टिंग कितना है 1 लाख, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, देखो एडिशनल शेयर का मतलब, इसको रटने का नहीं जरूरत है, हम समझाते हैं। कितना बोनस इशू हुआ, ठीक है। अनयूज्ड कितना था ऑथराइज्ड कैपिटल, 1 लाख में 90,000 इशू हो गया था, अनयूज्ड कितना था 10,000, ठीक है। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर हम लोग इशू करते भी तो मैक्सिमम और कितना कर सकते थे बिना अमेंडमेंट किए, 10,000 नहीं, बिना अमेंडमेंट किए कितना कर सकते हैं 10,000। मेरा 1 लाख का ऑथोरिटी है, मैंने 90,000 ऑलरेडी कर रखा है, तो बिना अनयूज्ड कितना पड़ा हुआ है 10,000। तो अगर मेरा बोनस 10,000 होता
कैपिटल को चेंज करने का कोई अभी जरूरी था नहीं, क्योंकि तब तो मेरा 1 लाख तो परमिसिबल है ना। तो मेरा अनयूज्ड कितना पड़ा हुआ है 10,000, मैंने कितना एक्स्ट्रा इशू कर दिया है 22,500, लेकिन उसमें से 10,000 तो हम कर ही सकते हैं। तो एक्स्ट्रा जितना होना है उतने से हम ऑथराइज्ड कैपिटल को चाहे तो बढ़ा सकते हैं, वो भी चलेगा। तो कितना होगा, अब ऐड करो 1,12,500 जो मैंने तुम लोग को पहले दिखाया था 90,000 और उसको ऐड करके। अब कौन सा करोगे, कोई सा भी कर सकते हो, दोनों में आंसर अलग अलग आएगा, ठीक है। लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये शो कहाँ होगा, ऑथराइज्ड कैपिटल में शो होगा। इशूड में या फिर सब्सक्राइब में थोड़ी ना कोई चेंजेस आएगा, ये तो मैंने लिमिट में चेंज करवाया। अब लिमिट तुम लोग कैसे चेंज कर सकते हो, 2 ऑप्शन है, मैंने बोल दिया। जो एग्जिस्टिंग है उसमें जितना एक्स्ट्रा डिक्लेयर किया उसको ऐड कर दो, या फिर ये देखो कि मेरा लिमिट कितना था 1 लाख, मैंने यूज कितना किया 90,000, अनयूज्ड कितना था 10,000, तो हम मैक्सिमम और कितना यूज कर सकते थे 10,000, लेकिन मैंने कर कितना लिया है 22,500, तो बाकी जो 12,500 है उतने से बढ़ा सकते हैं। अब तुम लोग का मर्जी, जो भी करो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि दोनों ही लॉ हमें अलाउड करता है, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक तुम लोग इसमें कर सकते हो। अच्छा, अब इसका जो बैलेंस शीट है तुम लोग खुद से ट्राई करना, ठीक है। जो भी करो अपने आप करो, मुझे अभी बोलने का कोई जरूरत नहीं, तुम लोग कर सकते हो घर पे ट्राई कि कैसे होगा बैलेंस शीट। नेक्स्ट दिन जब हम ये बताएंगे तो खुद से चेक करना कि क्या ठीक हुआ है क्या गलत हुआ है। और इलास्ट्रेशन 4 भी तुम लोग कर सकते हो, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है, सिर्फ वैल्यू अलग दे दिया है, जैसा 3 है वैसा ही 4 है, ठीक है। बस ये 2 ही करना है, क्योंकि एग्जाम्पल टू राइट शेयर का जाए है पठिन, ठीक है। फिर आज इतना ही करो।